आज हमारे साथ उपस्थित है जीतू तोमर जी, जो कि क्रिकेट की बारीकियों पे हमसे चर्चा करेंगे। हम इनसे जानेंगे क्रिकेट में क्या ज़रूरी है, क्रिकेट क्लब कैसे ज्वाइन करते हैं और क्रिकेट में क्या कमियां हैं। आइए हम जानते हैं इनसे। हेलो जीतू तोमर जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। सर, आप भी अपने बारे में थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दें हमारी ऑडियंस को, जिससे हमारी ऑडियंस आपको और अच्छी तरीके से जान सके। मेरा नाम जितेंद्र सिंह तोमर है। जीतू तोमर के नाम से लोग मुझे क्रिकेट में जानते हैं। मैं विगत 25 सालों से क्रिकेट कोचिंग में हूँ। उसके अंदर मैं बहुत बार इंदौर डिवीज़न का कोच भी रहा, जूनियर्स का सिलेक्टर रहा, अंडर 15 का, 18 का, 23 और सीनियर डिवीज़न सबका 25 सालों से। और विगत 25 सालों से मैंने क्रिकेट क्लब चला रहा हूँ। बस यही छोटा सा मेरा परिचय। सर, आप कोचिंग लाइन में कैसे आए? कोचिंग लाइन में मैं आया नहीं, वो तो एकदम ग्राउंड पे बच्चों को, जो हमारे क्लब में जो कैंप चलता था जहाँ से मैं क्रिकेट खेलता था, ITI ग्राउंड से, और वहाँ इंडोर स्पोर्ट्स क्लब था। जी। तो मैं उस क्लब में क्रिकेट खेलता था। तो हमारे कोचेस थे जो भवानी शंकर जोशी जी, राजू सिंह चौहान साहब, उन्होंने सुबह कैंप लगते थे गर्मी के टाइम पे, तो उन्होंने बोला था कि हम उनकी मदद करने के लिए बच्चों को ग्राउंड पे आते थे। कोचिंग तो वही लोग करते थे, लेकिन हमको मदद करना रहती थी। जैसे ज़्यादा भीड़ हो जाए तो सर के साथ में मदद करना बच्चों की। ठीक है। तो वो करते करते कोचिंग करने लगे, और धीरे धीरे सर ने टीम दे दी, तो वो धीरे धीरे आदत पड़ गई अच्छा, ग्राउंड कितने आने समय जाने की तक सर बच्चों की। आपने कितने समय तक वहाँ पे आपने कोचिंग की? लगभग 2 से 3 साल तक मैंने इंडोर स्पोर्ट्स पे कोचिंग किया। मैंने सुना है सर आपने क्लब भी खोला था, तो आपके मन में क्लब खोलने का विचार कैसे आया? क्या सोच के आपने क्लब ओपन किया था? मेरा क्लब खोलने का कोई विचार नहीं था और कोई प्लानिंग भी नहीं था। वो तो क्लब में थोड़ा सा मैं कोचिंग करता था, तो कुछ मेरे जो तरीका था वो मेरे सीनियर्स को पसंद नहीं था। जी। तो वो हमारे सर से शिकायत करते थे कि ये गलत करता है, ये गलत करता है, हमारी सुनता नहीं है, हमको विश नहीं करता है। जी। ये इसके जो बच्चे ये देखता है अंडर 14 अंडर 16 के, ये बच्चे हमको विश नहीं करते हैं। जी। ऐसा करके वो सर को शिकायत करते थे। तो सर ने एक दिन मुझे बुला के, कैंप के टाइम था, सर बुला के बोले कि यार तुमसे लोग सीनियर्स तुम्हारे बहुत परेशान हैं, तो अगले साल तुम ऐसा करो कि किसी दूसरे क्लब से रजिस्ट्रेशन करा लो अपना, हम आपका रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। तो मैंने बोला ठीक है सर, और मैं फिर ग्राउंड जाना मैंने बंद कर दिया। और क्योंकि इस टाइम तक मेरी एज तो हो ही गई थी, जी। और आगे कोई भविष्य भी ऐसा क्रिकेट में दिख नहीं रहा था कि मैं आगे क्रिकेट खेल सकता हूँ या ऐसा कुछ है। तो फिर मैं अपने गांव चला गया। जी। फिर जब गांव चला गया तो मेरे पास रेगुलर बच्चों के फ़ोन आते थे कि सर कब आओगे आप। पेरेंट्स के फ़ोन आते थे कि सर आप, ये हमारे बच्चे को तो आपके साथ ही क्रिकेट खेलना है या आपके साथ ही रहना है, या आप कहीं क्लब डाल लो। जी। तो मैं उनको हमेशा मना कर देता था कि इंदौर में इतनी बड़ी ज़मीन कहाँ मिलेगी, हाँ। और पैसा कहाँ से आएगा क्लब चलाने के लिए। और मुझे क्रिकेट कोचिंग में इतना कोई बहुत विशेष नॉलेज भी नहीं था कि मैं किसी को कोचिंग कर सकूं। जी। तो ऐसे ही मैं उसी बीच में, मेरे कुछ पेरेंट्स ने मैं इंदौर आया, यहाँ पर मेरे स्कूल्स और वो कॉलेज के सर्टिफिकेट वगैरह ले लेने मेरे। तो उससे बात हुई तो उन्होंने बोला कि वो आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, आपके बारे में ऐसा बोलते हैं। तो मैंने सर को फ़ोन लगाया, तो सर से मैंने बोला सर मेरे को आपसे बात करनी है। जी। तो सर ने बोला आप राजू सिंह चौहान साहब से बात करो। जी। तो राजू सर ने तो हमेशा जीवन में हमारी मदद की। राजू सिंह चौहान जी ITI में ही थे? हाँ, हमारे कोच थे। जी। तो उन्होंने हमें हमेशा मदद की, चाहे क्रिकेट खिलाने में हो, चाहे वो सिलेक्शन का टाइम हो, वो हर जगह मदद करते थे। और उन्होंने मुझे क्लब से जाने के लिए बोला ही नहीं था, तो मैं सर उनसे क्या बात करता। सही है। तो उनसे तो कोई बात कर ही नहीं सकता था, और उनसे जाके क्या बात करता, जो आपके लिए जीवन भर करता रहा हो, वो हो गए भवानी सर हो गए, इनसे क्या बात करता मैं। सही है। ये तो हमारे लिए कर ही रहे थे, क्रिकेट भी खिला रहे थे, उस टाइम फीस भी नहीं लेते थे क्या, और जो मदद ही कर रहा है। और उन्होंने मुझे बोला ही नहीं कि आप चले जाओ, तो मैं उनसे क्या मदद करूं और क्या बात करूं उनसे। तो मैं अपने वहाँ से मैंने फ़ोन काटा, और
फिर हमने जो सब लड़के थे हमारे क्लब के, जितने भी जो मेरे साथ आ सकते थे, जी जिनके पेरेंट्स ने मेरे साथ भेजा, उसमें जैसे अंकित गंगवाल, वैभव गंगवाल, अतुल प्रताप सिंह, अक्षय गौतम, जी है ना, और विकास नरवले, हमारे पास वो हितेश कटारिया, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे। 30 से 40 बच्चों मेरे साथ आए। और हमने वहाँ पर एक परदेशीपुरे पे लगा हुआ वृद्धाश्रम है, वहीं ITI चौराहे पे, उस पर हमने वहाँ एक छोटा सा ग्राउंड था, वहाँ प्रैक्टिस चालू कर दी। जी कुछ दिनों बाद हमको वो मैडम को किसी ने बोला वहाँ पर कि इनको यहाँ क्लब वगैरह मत चलाने दो, तो उन्होंने वहाँ से भी हमको बंद कर दिया। जी बंद कर दिया तो उस बीच में जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो तो बरसात का, गर्मी का सीज़न ख़त्म होके और बरसात का सीज़न आने वाला था। जी तो उस टाइम में मुझे हमारे शरद नाइक करके एक सर होते थे जी जो फ्रेंड्स क्लब के थे, जी उन्होंने मुझे बात करने के लिए बुलाया, क्योंकि हम किसी भी क्लब में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्लब ढूंढ ही रहे थे। जी अब हम सब चाहते थे कि हम सब इकट्ठे एक क्लब में जाएं। जी डिवीज़न में रूल था कि एक बच्चा 3 बच्चे ही क्लब बदल सकते हैं, ऐसा कुछ। जी। तो हमारी परेशानी थी, तो हम किसी भी अलग अलग क्लब में जाना नहीं चाहते थे, तो हम सब एक ही क्लब में जाना चाहते थे। तो हमको उस टाइम में वो शरद नाइक सर ने बुलाया और मुझसे बोला कि हम तुमको अपने क्लब में ले लेंगे, जी तुम सब हमारे यहाँ आ जाओ। उनके क्लब में उस टाइम पे बच्चे कम थे, जी और वो जिनका क्लब था वो विजय चोरे सर का क्लब था। तो उन्होंने मेरी मीटिंग अरेंज कराई विजय चोरे सर से। जी उसमें मेरी मदद की रमेश कुशवाहा जी ने, जी वो भी आए। उन्होंने आके विजय चोरे सर के घर पे मेरे को बैठाया, शरद नाइक सर आए, उन्होंने बात की। जी तो विजय चोरे सर बोले, यार हम तुमको अपने क्लब से रजिस्ट्रेशन भी करा देंगे सबको, और तुम बिंदास हमारे क्लब से खेलो, जी है ना। लेकिन हमारे पास ग्राउंड नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे जहाँ फ्रेंड्स क्लब की नेट्स चलती थी उस जगह पे होलकर स्टेडियम बन चुका था। तो अब हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई कि बिना प्रैक्टिस के खेलेंगे कैसे। जी तो मैंने बोला सर देखते हैं। तो फिर हमने सब बच्चों को बोला कि अपने को ग्राउंड देखना है, सरकारी स्कूल का मिल जाए, प्राइवेट स्कूल में कहीं मिल जाए। जी तो जो हमारे 78 में जो बच्चे रहते थे, जो क्लब के, जो मेरे साथ क्लब छोड़ के आए थे, उन्होंने ही बताया कि यहाँ पर सर एक खाली मैदान है हमारी कॉलोनी के पास में, जी वहाँ बहुत सारे लोग टेनिस वाले खेलते हैं, और वहाँ एक लेदर का क्लब भी चलता है, तो अपन वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मैं योगेश रावत, हितेश कटारिया, ऐसे 8-10 बच्चों के साथ में यहाँ पर इस ग्राउंड पे आया देखने। ग्राउंड देखा मैंने तो ग्राउंड चारों तरफ से खुला था, बीच में से रोड थी, जी IDA की कॉलोनी कटी हुई थी, जी चेम्बर, खंबे सब बने हुए थे, जी और अटल परिसर उस टाइम बनना चालू ही हुआ था। जी उस टाइम स्विमिंग पूल वगैरह वो सब बनना चालू हुआ था। जी तो वहाँ पर जो, अब क्योंकि वहाँ दूसरा क्लब चलता था, मेघदूत टिमन तिवारी करके सर थे, वो चलाते थे वहाँ क्लब। जी तो अब कोई अपनी जगह पे क्यों खेलने देगा, जी जो वो बहुत पहले से वहाँ खेल रहे थे, उनका B ग्रेड का क्लब था। जी तो वो सुबह जब खेल के निकल जाते थे प्रैक्टिस करके, तो हम लोग दोपहरी में वहाँ 1 बजे के करीब से प्रैक्टिस चालू कर देते थे, उसी पे मेटिन डाल के। अब वो मेटिन की व्यवस्था भी हमको शरद नाइक सर ने कराई थी, जी और एक जो पहले उनके क्लब में जहाँ चलाते थे वहाँ मेटिन रखी हुई थी, और एक नेट थी, वो उन्होंने हमको दी, और वो बोले कि बस इतना ही दे सकते थे हम, जी बाकी सारी व्यवस्थाएं तुमको खुद करनी है, ना हम तुम्हारी बॉल में मदद कर सकते हैं, ना हम तुमको ग्राउंड दे सकते हैं, हमारे पास है नहीं। जी तो अगर तुमको खेलना है तो सारी व्यवस्थाएं तुमको करना पड़ेगी। तो हमने फिर यहाँ पर अटल परिसर पे खेलना चालू किया। जी उस टाइम हम जूनियर के 2 से 3 टूर्नामेंट पहले साल ही जीते, और A ग्रेड का, क्योंकि वो हमको फ्रेंड्स क्लब भी A ग्रेड मिला, जी तो हम उस टाइम एक A ग्रेड के टूर्नामेंट में भी फाइनल खेले, और वो हम विजय क्लब से हारे थे। तो ऐसे करके हमने 3 टूर्नामेंट के फाइनल जीते, और एक का फाइनल हारा था A ग्रेड। तो
वहाँ ये सब हो गया। अब हमको लगा कि यार ये तो कम टाइम है, इतने टाइम में कैसे प्रैक्टिस करेंगे। अब हमको टर्फ विकेट की भी ज़रूरत है जी, और हमारे को वो सीमेंटेड विकेट भी लगेंगे। तो मैंने एक हमारे यहाँ मेरे बड़े भाई थे, उनको गब्बू सेंगर जी, मैंने उनको बताया कि भैया वो अटल परिसर पे अपने को ग्राउंड बनाना है ऐसा। तो उन्होंने बोला ठीक है, वहाँ अपने मामा जी रहते हैं पहलवान सोलंकी जी, मैं तुम्हारी उनसे बात कराता हूँ। तो गब्बू भैया के साथ मैं पहलवान सिंह सोलंकी मामा जी के पास गया। तो उन्होंने बोला हाँ तुम वहाँ खेलते हो, खेलो जी, खेलो। तो उनके मित्र थे मुन्ना लाल जी यादव, जो अभी भी पार्षद हैं। तो उन्होंने बोला सुबह एक काम करना, तुम आ जाना सुबह, मैं पहलवान सिंह मुन्ना लाल जी यादव से आपको मिलवा दूंगा। तो मामा जी उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे सिंगर जी के। हाँ। तो मामा जी ने उनसे बात कराई जी, फिर वो हमने वहाँ पर धीरे धीरे खेलना चालू किया। फिर बीच में मुन्ना भैया ने हमको वहाँ पर क्रिकेट का सेंटर विकेट बना के दिए, 2 सीमेंटेड विकेट बनाने में हमारी मदद की। फिर हमने वहाँ पर नेट लगा लिया और ऐसे हमारी प्रैक्टिस चालू हो गई। फिर हमारे पास बहुत सारे लड़के मैं बाहर से लाया। रितेश गुड़गे करके एक लड़का था जिसको हम नेपानगर से लाए थे। गौरव यादव, गौतम रघुवंशी, अयान अमान, सोनू बाथम, ऐसे ये बाहर के लड़के थे। ये वहाँ पर जो अटल परिसर जब बना तो उसमें उनको मुन्ना भैया ने हमको वहाँ पर एक रूम दिया। तो जो बाहर के लड़के थे वो वहीं रहने लगे जी। ऐसे करके वो फ्रेंड्स क्लब बना और सारी व्यवस्थाएं हुई। मुन्ना भैया ने वहाँ पानी की एक लाइन डाल के दी हमको, ऊपर पानी की टंकी लगाई, क्योंकि उसके पहले 3 बोरिंग वहाँ हो चुके थे अटल परिसर पे, एक में भी पानी नहीं निकला था। तो भैया ने उसकी हमारी अस्थायी व्यवस्था की, लाइन डाली और टंकी ऊपर रखी, जिससे बिना लाइट के भी हम पानी डाल पाते थे विकेट वगैरह पे जी। फिर जब वो विकेट बन के तैयार हो गए जी, तो उसकी ओपनिंग कराने के लिए हमने नरेंद्र हिरवानी जी, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर हम ओपनिंग कराना चाहते हैं आपसे। तो वो मेरे कहने पे आए और वहाँ से हमने उसका शुभारंभ किया। बस ऐसे ही क्लब खुल गया और आज वो माँ कनकेश्वरी क्रिकेट क्लब के नाम से जाना जाता है। सर जब आपने क्लब ओपन किया तो आपको काफ़ी चीज़ों की रिक्वायरमेंट लगी होगी, बॉल्स की भी लगी होगी, नेट्स की भी लगी होगी, बैट्स की भी लगी होगी, काफ़ी कुछ आपको रिक्वायरमेंट इस चीज़ में लगी होगी। सर काफ़ी बहुत महंगा होता है ये, तो आपने ये सब मैनेज कैसे किया? जब हमने शुरू में जब फ्रेंड्स क्लब के नाम से उसको चलाया, रन किया, तो उसमें मेरी मदद करने वालों में सबसे बड़ा नाम तो मुन्ना लाल जी यादव का था ही, जो आपने बताया। फिर फिर मेरी जो भाई साहब हैं मोहन सेंगर जी, उन्होंने मदद की जी। और प्रेम मिश्रा जी थे जी, इंदौर में, एक वहीं रहते हैं हमारे 78 में, उन्होंने मेरी बहुत मदद की जी। और सबसे जो मुख्य मदद की जो शुरुआती दिनों में, वो राजेंद्र तिवारी जी थे। वो मुन्ना भैया के और पहलवान मामा जी के दोनों के मित्र थे जी। तो मुन्ना भैया ने बोला यार ये जीतू की मदद करो यार। तो उन्होंने मुझे शुरुआत के 8 महीने हर महीने 30 तारीख के दिन बुला के मुझे 12,000 रुपये देते थे वो जी, जिनसे हम बॉल खरीदते थे। तब बॉल भी इतना महंगा नहीं होता था जी। 320 ऐसे कुछ रुपए में आ जाता था, एसजी क्लब और ये सब। तो वो सब हमारी व्यवस्थाएं राजेंद्र तिवारी जी जो सर थे हमारे, वो उन्होंने मेरी बहुत मदद की जी। उसके बाद जैसे पानी की मोटर लाना हो तो पानी की मोटर हमको, अब पहले तो हम उस टंकी से डाल लेते थे, फिर हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, हमने 8 विकेट और बनाए प्रैक्टिस के, तो हमको पानी की ज़रूरत थी। तो हमको जो अटल परिसर का जो स्विमिंग पूल था उसमें वो पानी बाहर का इकट्ठा हो जाता था ना, ख़राब पानी, वो चालू नहीं हुआ था। तो उसमें उन्होंने मुझे मोटर दिलाई, वो मेरे साथ गए
मोटर दिलाया और उस मोटर से हम फिर ग्राउंड पे अच्छे से वाटरिंग और वो सब कर पाते थे। तो शुरुआती दिनों में जो मदद राजेंद्र तिवारी जी ने जो हमारी की, उसी के कारण फ्रेंड्स क्लब इतना बड़ा क्लब बन पाया, जो कि आज माँ कनकेश्वरी के नाम से हाँ जाना जाता है। और उसके बाद टूर्नामेंट का कराने के लिए हमको मदद हमारी प्रेम भैया करते थे। प्रेम मिश्रा जी के जो फादर थे जी, उनके नाम से मैंने शेषमणि ट्रॉफी कराई थी मिश्रा जी के नाम से। ट्रॉफी इंदौर में। हाँ, पहली ट्रॉफी जो फ्रेंड्स क्लब ने कराया था जी उसका सब फाइनेंस वो प्रेम मिश्रा जी ने ही किया था। जी। और प्रेम मिश्रा जी मेरी वैसे भी बहुत मदद करते थे, पूछते भी थे क्या चाहिए, अपने को क्या करना है। जी, प्रेम भैया ने बहुत मदद की और अभी तक मदद करते रहे वो। और उसके बाद टूर्नामेंट वगैरह कराना हो या उसका ओपनिंग सेरेमनी करना हो या उसका प्राइजेशन करना हो, तो उसमें पहलवान सिंह मामा जी टेंट लगवा देना, शील्डें ला देना, शील्ड वगैरह मुन्ना भैया दिला देते थे ऐसे। और बहुत सारी चीज़ें मुन्ना भैया खुद ही कर देते थे बिना बोले। जी वो ऐसे आदमी रहे फ्रेंड्स क्लब को चलाने में कि जिसने कभी भी ये आशा नहीं रखी कि ये हमको कुछ रिटर्न देंगे। जी, मतलब हमेशा बस हाँ, मदद की, निस्वार्थ सच्चे भाव मन से काम किया उन्होंने। निस्वार्थ भाव से, उनको क्रिकेट से कोई मतलब भी नहीं था, उनको कोई फ़ायदा भी नहीं था क्रिकेट से। जी ना तो उनको वहाँ से कोई फीस मिलने वाली थी, क्योंकि हम उस टाइम में फ्रेंड्स क्लब में फीस ही नहीं लेते थे। जी केवल जो 300 रुपये रजिस्ट्रेशन का जो लगता था इंदौर डिवीजन में, वो प्लेयर से हम वही लेते थे शुरुआती दिनों में। जी और ऐसा हमने 2004 से लेके और 2012 तक ये स्थिति रही कि हमने फीस ही नहीं लिया लोग किसी से भी। जी तो ऐसा भी नहीं था कि उनको हम फीस ले रहे थे वो या कुछ भी। वो तो केवल निस्वार्थ भाव से हमारी मदद कर रहे थे, क्योंकि वो खुद भी पहलवान रहे हैं, तो उनको स्पोर्ट्स का बड़ा शौक था। तो वो अभी तक हमारी मदद करते रहे, जब तक मैंने अटल परिसर छोड़ा नहीं, जब तक उसके पहले तक वो मदद करते रहे हमारी। जी कभी ज़रूरत पड़े, हमें जेसीबी की ज़रूरत पड़ी कि ग्राउंड में जैसे हर साल मिट्टी डलती थी, तो मुन्ना भैया को बोला तो भैया कैसे भी करके कहीं से मिट्टी की व्यवस्था कराते थे, जी है ना। कभी घास जैसे हर साल प्लेयर खेलता है तो वो ख़राब हो गई, या ग्राउंड क्योंकि वो सार्वजनिक ग्राउंड है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस बहुत करना पड़ता था। आज भी वो सार्वजनिक ग्राउंड ही है। तो वहाँ टेनिस वाले भी खेलते थे जी शुरू में हमारे वहाँ। जैसे जब हम शुरू में गए थे वहाँ पर, तो बहुत सारे लोग जो नशा वगैरह करते थे वो बैठते थे वहाँ, जी उनसे भी कितनी बार विवाद हुए। तो इन सब में मुन्ना भैया, प्रेम भैया, ये लोग हमारी बहुत मदद करते थे। जी। सर मैंने सुना है आप क्रिकेट ग्राउंड को, क्रिकेट पिच को खुद ही बनाते थे, तो ये आपको किसी ने सिखाया है, आप मन से इस चीज़ को सीखे हो, कैसे मतलब आपने इस चीज़ को किया है? जैसे हम जब ITI पे थे जी तो हमारे सर हमसे रोलिंग वगैरह तो कराते थे, जी लेकिन इतना नॉलेज नहीं था कि विकेट बनता कैसे। जी तो जब हम यहाँ पर हम टर्फ विकेट बना रहे थे अटल परिसर पे, तो मैं, वो पहले शरद नाइक सर थे, वो खुद ही असिस्टेंट क्यूरेटर थे MPCA के। जी तो उन्होंने बताया कि गड्ढा कैसे खुदेगा, मटेरियल क्या डलेगा इसके अंदर, जी कितने इंच मिट्टी डालनी है, उसके ऊपर कब घास लगानी है, कैसे फीलिंग करना है, ये सब वो शरद नाइक सर सिखाते थे हम। जी और बीच बीच में मैं समंदर सिंह चौहान जो मुख्य क्यूरेटर थे MPCA के, उनसे भी जाके मार्गदर्शन लेता था। उनको भी मैं कितनी बार ग्राउंड पे लेके आया, उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की। जी तो ऐसे करते करते सबसे धीरे धीरे सीखते सीखते वो विकेट बनाना सीख गए। और फिर उसके बाद जो जैसे विकेटों में दीमक लग जाती थी या चूहे बहुत थे यहाँ पर जी अटल परिसर पे, तो ऐसे बहुत सारी जो उसमें लगती है विकेटों के अंदर जो छोटी छोटी बीमारियाँ या, हाँ तो उन सब का इलाज के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छे जो मेरे मित्र थे क्या अभी है भी, जो अभी MPCA के मुख्य क्यूरेटर है, जामले सर, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। जामले सर, हाँ, मैंने कभी भी उनको फ़ोन लगाया तो, जबकि उनको आने में बहुत दूर से आते थे, लेकिन वो हमेशा ग्राउंड पे आए। जी उन्होंने मेरे को ये भी बताया कि जैसे अभी सीज़न ऑफ हो रहा है तो इसको इसमें होल कर दो, डिटैच कर दो इसको, इसमें ये डाल दो, इससे दवाइयाँ लिख के देते थे। दवाइयाँ उन्होंने कितनी बार फ्री में भी ला के दी हमको, जी जिसका उन्होंने हमसे पैसा ही नहीं लिया। और
तो बहुत सारी मदद की है। तो इन्हीं लोगों ने सबने सिखाया कि कैसे आप विकेट बनाते हो। जी सर, शुरुआती दौर में कितने बच्चों ने आपका क्लब ज्वाइन किया था? शुरुआती जब आपने ओपन किया था तो कितने बच्चे क्लब ज्वाइन किया था? शुरुआती दौर में क्योंकि जो डिवीज़न लेवल पे 2 ही टूर्नामेंट होते थे, जी 16, 19 जी सीनियर, जी तो हमारे पास 30 या 40 प्लेयर होते थे। जी शुरुआती दौर में 30 या 40 प्लेयर थे, उससे ज़्यादा हम रखते भी नहीं थे क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं थी उनके लिए बॉलों का अरेंजमेंट करने की, या फिर उनके लिए क्रिकेट का सामान, बैट वगैरह, किट बैग वगैरह, ये सब अरेंज करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो हमारी कैपेसिटी नहीं थी। तो वहाँ हम जितने लोग खिला सकते थे उतने ही रखते थे। जैसा कि आपने बताया कि आप इंदौर डिवीज़न में भी कोच रहे हैं, तो आप क्लब क्रिकेट कोच से सीधे डिवीज़न क्रिकेट में कैसे पहुंच गए? मैं डायरेक्ट डिवीज़न इंदौर डिवीज़न में नहीं गया हूँ। उसके पहले मैं होशंगाबाद, सबसे पहले मैं होशंगाबाद डिवीज़न का क्रिकेट कोच रहा हूँ जी अंडर 18 टीम का। सबसे पहली बार मैं जब कोच बना तो होशंगाबाद का कोच था मैं, और अनुराग मिश्रा सर थे, उन्होंने मुझे वहाँ पर कोचिंग करने के लिए बुलाया था जी। फिर वहाँ कोचिंग करने के बाद उसके 1 साल बाद मुझे यहाँ पर कमलजीत सिंह खनुजा, उस टाइम सेक्रेटरी होते थे इंदौर डिवीज़न के जी, उन्होंने मुझे इंदौर डिवीज़न में मैनेजर बनाया जी। और नवीन पारसवानी जो मेरे मित्र भी थे और मित्र हैं भी, वो उस टीम के वो कोच थे जी। फिर उस टाइम जो जिन्होंने भी हमको क्रिकेट सिखाया उन्होंने हमको बोला था कि तो मैं मैनेजर बनना नहीं चाहता था जी, क्योंकि मेरी जिद थी कि यार जब मैं कोचिंग करता हूँ तो मैं कोच ही बनूंगा ना, मैनेजर क्यों बनूंगा। सही बात है। तो मैंने बोला नहीं, मुझे मैनेजर नहीं बनना है। तो हम जिनसे मैंने क्रिकेट सीखा जी, उन्होंने सिखाया कि तुम दोनों मिलके करना, जी, यानी जिन्होंने मुझे कोचिंग सिखाई, नितिन मुकेश सर, इन्होंने बोला अरे तुम दोनों मिलके करना, तुम दोनों दोस्त भी हो, तो नवीन और तुम दोनों मिलके कर लेना। तो उस टाइम जब मैं जूनियर का कोच बना था, अंडर 15 का, हम वो मैनेजर था और वो कोच थे। तो लेकिन नवीन और हमारे बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, तो हम मिलके फैसला लेते थे, ऐसा लगता नहीं था कि मैं मैनेजर हूँ। जी। फिर उसके कुछ 1 आध साल बाद पठान सर उसके वो बने जी, डिवीज़न के, जब वो सेक्रेटरी बने तो उन्होंने मुझे पहली बार, अमरदीप पठानिया सर ने मुझे पहली बार इंडोर डिवीज़न की अंडर 15 टीम का कोच बनाया। जी। उसके बाद मैं लगातार 16-17 तक लगातार 15, 14, 18 इनका लगातार इंडोर डिवीज़न का कोच रहा जी। और उसमें कितनी बार जब मैं कोच था उस टाइम में अंडर 15, अंडर 13 का, उस बीच में इंडोर डिवीज़न का सिलेक्टर भी था। जी। उसके फिर अभी 18-19 में मैं अंडर 18 का सिलेक्टर रहा इंडोर डिवीज़न का। फिर अभी सीनियर और 23 का दोनों का साथ में रहा, दोनों जो सीनियर की सिलेक्शन कमेटी थी उसमें भी रहा जी। ऐसे करके। और मेरी लोगों ने मदद की, जैसे जब सबसे ज़्यादा मदद जो मेरी क्रिकेट जो माँ कनकेश्वरी क्लब या जो फ्रेंड्स क्लब है जिसका इतना बड़ा नाम आज माँ कनकेश्वरी क्लब का अच्छा नाम हो गया, बहुत नाम तो उसका नाम बनाने के पीछे मेरे अच्छे लड़कों को खिलाना और सही जगह पे पहुंचाना और हमारी जो सुविधाएं थी क्लब की वो बढ़ाने में जी। मेरी अमिताभ विजयवर्गीय जी ने बहुत मदद की। अमिताभ विजयवर्गीय जी। हाँ, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। कभी भी मैं जैसे उनके पास गया कि सर ये इस बच्चे के साथ गलत हो गया जी, तो उन्होंने बोला ठीक है, इसका अपन स्कोर शीट चेक करा लेते हैं और जो भी इसका परफॉर्मेंस होगा तो इसके साथ अन्याय नहीं होगा। तो उन्होंने अपने कार्यकाल में, वो जितने साल भी इंदौर डिवीज़न के सेक्रेटरी रहे जी, उतने सालों में उन्होंने कभी भी हमारा जो क्लब था उसका कभी नुकसान नहीं होने दिया जी। तो और उनका एक वो भी रहता था कि यार वो गलत करते नहीं थे जी, और गलत का साथ भी नहीं देते थे। अगर जैसे मैं भी गलत था कभी, जैसे किसी को खिलाने में, अगर मैं जब वो सेक्रेटरी थे, अगर मैंने किसी प्लेयर को खिला दिया और 16 के अंदर या 11 के अंदर खिला दिया और उसकी टीम में जगह नहीं हो, या फिर
2 लेफ्ट आर्म खिला दिए या 3 लेफ्ट आर्म वहाँ मीडियम पेसर खिलाना था या स्पिन, तो वो मुझे डांटते भी थे। ऐसा नहीं था कि वो बस मेरी मदद ही करते थे, वो सही चीज़ों के लिए उन्होंने मुझे डांटा भी जी कि नहीं यार तुम यहाँ गलत हो और ये सही है। तो वो इसीलिए हम लगातार बहुत सालों तक 15 और 13 और ये सब टूर्नामेंट जीतते भी रहे। जी और अगर कोई लड़का जैसे छूट गया, उन्होंने बोला कि यार कोई छूटा है क्या, तो मैंने जैसे उनको बोला सर हाँ वो अच्छा लड़का था और वो छूट गया है, तो बोले ठीक है उसको बुला के देख लो। और जो सिलेक्टर्स होते थे उनको ही बता देते थे कि अच्छा लड़का है इसको देखो। जी वो किसी भी क्लब का हो, ऐसा नहीं कि माँ कनकेश्वरी का ही या फ्रेंड्स क्लब का ही या फिर CCI का है, या ऐसा उनके पास उनके टाइम में कोई भी बाउंडिंग रही नहीं कि ये इसी क्लब के लड़के लेना है, जो अच्छा है उसको खिलाओ। जी मतलब वो इसीलिए उनके टाइम में जो इंदौर डिवीज़न ने जो क्रिकेट में जो अच्छा ग्रोथ किया, वो मैं उसको जब से मैंने क्रिकेट चलाया उस टाइम को मैं खनुजा सर के टाइम को या फिर उनके टाइम को बहुत बेहतर मानता हूँ। जी तो जो माँ कनकेश्वरी क्लब आज जैसे लोग बोलते हैं कि हमारा क्लब है ना, या फिर ये, तो वो उन लोगों का उस क्लब में कुछ ज़्यादा वो रहा नहीं जी ना, उन्होंने हमारे लिए कुछ किया। जी हमारे लिए जो करने वाले लोग थे, मैं उनके आपका नाम बता चुका हूँ। और जो क्रिकेट में जो एक्चुअल मदद जो हमारी की, जी माँ जब से वो सेक्रेटरी बने, सन तो याद नहीं मुझे, लेकिन उन्होंने जो मदद की हमारी, जी चाहे अटल परिसर को डेवलप करना हो, ग्राउंड अच्छा बनाना हो, चाहे मिट्टी की ज़रूरत हो, जी बॉल की ज़रूरत हो, जी तो वो हर चीज़ में मेरी मदद करते थे। वो कहीं बॉल ख़राब हो गए, पुराने हो गए, तो यहाँ बहुत सारे हैं, तुम ले लो, खिलाओ बच्चों को बॉल खेलने के लिए। ये जी उनका ये मोटो रहता था और हमेशा मदद करते थे। यार क्या सामान, जैसे अभी मिट्टी की ज़रूरत पड़ गई, मैंने बोला सर मिट्टी नहीं है तो चल मिट्टी डलवा देंगे, जी है ना। और कुछ भी सामान हो, नेट्स पे जैसे नेट्स नहीं है तो हाँ तू ले ले वहाँ से, मैं करा दूंगा। जी तो उन्होंने बहुत मदद की मेरी। और तो ऐसे लोग क्रिकेट में बहुत कम मिलते हैं, जी जो जिसका क्लब से कोई लेना देना ही नहीं है, निस्वार्थ भाव से जिसने मदद की, केवल क्रिकेट को बढ़ाना है। और मैं ही नहीं, उन्होंने इंदौर में बहुत सारे क्लबों की मदद की है। जी तो वो जो अमिता विजयवर्गीय कांड, जो माँ कनकेश्वरी क्लब एकदम से दिखा कि वहाँ से लड़के खेले बहुत सारे, जी राष्ट्रीय खिला, देवशरण खिला, अभिनव सिंह, गौरव यादव और बहुत सारे, गौतम रघुवंशी, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो वहाँ से MP सीनियर, अभिषेक भंडारी, ऐसे बहुत सारे, आनंद वर्धन साई, आदित्य कौशिक, विशाल यादव, ऐसे बहुत सारे हैं। मैं बहुत सारों के कहाँ तक नाम गिनाऊंगा, 20 साल में बहुत सारे लड़के खेले। तो वो अगर किसी ने अच्छा किया है तो वो उसके साथ में गलत नहीं होने देते थे। और यही नहीं, इंदौर डिवीजन में भी नहीं, वो उस बच्चे की मदद MP CA में भी करते थे। अगर वो कहीं छूट जाए तो उसके लिए उधर सिलेक्टरों से बात करना, ये सब चीज़ें उन्होंने की है, जिसका उनको कोई फ़ायदा नहीं था। ना तो उनको हमसे फ़ायदा था, ना तो मुझसे व्यक्तिगत फ़ायदा था, है ना उनको क्लब से कोई फ़ायदा था, क्योंकि क्लब में उनका नाम ही नहीं था। वो तो इंदौर डिवीजन के सेक्रेटरी थे और खुद ही इतना क्रिकेट खेलें कि उनका ऐसे ही बहुत नाम है। तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की। जी और जो भी आज नाम आपको दिखते हैं माँ कनकेश्वरी में, या जो बोलते हैं कि मेरा क्लब है या ये है वो, जी उनका हमको कोई फ़ायदा ही नहीं था। उनका जो आज मालिक बने बैठे हैं, उनका कोई हमारा उनसे कोई लेना देना ही नहीं था। जी बल्कि उनको तो हमने नाम, यानी क्लब ने नाम दिया। जी हम तो फ्रेंड्स क्लब के नाम से चलाते थे। जी 2010-2011 तक हमारा फ्रेंड्स क्लब था। जी उसके बाद जो भी नाम बदला तो उस क्लब ने उनको नाम दिया। तो सर इसका क्या कारण था नाम बदलने का? तो हमारे सेक्रेटरी थे, जिनका क्लब एक्चुअल क्लब था, जो फ्रेंड्स क्लब, जी वो विजय चोरे सर का था। जी और उसमें बहुत सारे लोग थे, एक आदमी नहीं था। जैसे विजय चोरे सर, शरद नाइक सर, रमेश कुशवाहा जी, राजू पानसरे, है ना, लाठी सर, है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग जिनके मैं नाम भी नहीं जानता हूँ। जी यानी नाम बहुत सारे जिनको हम, तो वो लोग, उनका क्लब था। तो सर आपने उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि यार अपने को इसका नाम बदलना है डिवीज़न में। जी तो वो मुझे लेके भी गए, वो मुझे अपने साथ में
विधायक जी रमेश मेंदोला जी के यहाँ 3 नंबर बंगले पे लेके गए, जी वहाँ उन्होंने बात की। तो मैंने बोला सर मुझे ले जाके बात करने से क्या मतलब है, आप जो डिसाइड कर लोगे, हमको तो क्रिकेट खेलना है और क्रिकेट चलाना है। अब इसका नाम कुछ भी हो जाए हमको क्या फ़र्क पड़ेगा, जी हमको तो क्रिकेट ही खेलना है। और जो हमारी मदद करने वाले थे, मुन्ना भैया, राजेंद्र राठौर जी, प्रेम भैया, है ना, मोहन सेंगर जी, है ना, जी ये लोग हमारी मदद कर ही रहे थे, गब्बू भाई, तो ये हमारी मदद कर ही रहे थे। तो जो हमको कैसा कोई वो भी नहीं था कि इसका नाम बदलेगा तो हमको बहुत फ़ायदा होगा। और मैं तो कभी किसी के पास आज तक, इतने साल मैंने क्लब चलाया, तो मैं किसी के पास पैसे मांगने तो किसी के पास गए ही नहीं। जी अगर कोई भी किसी भी आदमी से, जी हमने किसी से पैसा लिया ही नहीं। हमने जो पैसा, ना कि शुरुआती दिनों में किसी से फीस ली। फीस जब कुछ लोग आए जिन्होंने फ़ीस चालू की, जी वहाँ पर तो शुरुआत में हमने 3,000 रुपये से फ़ीस चालू की, वो भी हमने 2012 के बाद चालू की, जी है ना। वो उससे जो आया, उस क्लब को खड़ा करने के लिए हमारे पास और भी लोग थे जिन्होंने क्लब को पीछे से मदद किया। जी जैसे महावीर स्पोर्ट्स से, जी आज बहुत नाम है महावीर हाँ, स्पोर्ट्स का। शुरुआती दिनों में जब हमारे पास बॉल नहीं होती थी, जैसे 8 महीने उन्होंने उन्होंने तिवारी जी ने मदद की। जी अब हमें भी शर्म आती थी कि वो हर 30 तारीख को फ़ोन लगा देते थे कि जीतू वहाँ ये मेरी शॉप पे आ जा। तो मेरे को भी थोड़ा सा ऑड लगता था यार कि हर बार पैसे लेने जाना, तो मैं उनके पास खुद ही से जाना बंद कर दिया। उस बीच में फिर हमने ऑप्शन निकाला कि यार क्लब ऐसे थोड़ी चलेगा कि एक आदमी पैसा देगा और वो चलेगा। तो हमने बोला यार ये तो सबका क्लब है, तो सबको वो करना चाहिए। तो हमने ऑप्शन क्या किया, जैसे हम गर्मी में कैंप लगाते थे, जी तो मैं महावीर स्पोर्ट्स के पास गया, और सर के जो उनका स्पोर्ट्स है उनके पास गया, उनसे मैंने बात की कि सर हमको आप 1 साल के लिए उधार दे सकते हो। जी तो उन्होंने बोला क्या उधार लोगे, तो मैंने कहा क्रिकेट का सामान, आप क्रिकेट का ही बेचते हो तो क्रिकेट का ही सामान लेंगे उधार। तो बोले क्या कैसे दोगे, कैसे। तो सर गर्मी में कैंप लगता है, अगर आपको विश्वास है तो आप दे दो, हम गर्मी में कैंप लगेगा, पैसा आएगा, आपको लौटा देंगे। जी तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, कितने तक का उधार लोगे। तो मैंने सर ये जो भी महीने की जो बॉलें लगती हैं वो, तो ठीक है, मैंने उनसे बॉलें ली। जो मेरी उनसे बात हुई फरवरी मार्च में, और 2008 या कुछ की बात होगी। तो उन्होंने मेरे से बोला ठीक है। तो हमने शुरू में उनसे बॉल ली, और 3 महीने वाली कैंप था, तो हमने उनको पैसा चुका दिया। तो वो एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते अटल परिसर आ गए। जी तो उन्होंने देखा कि यार हमारे पास जो पोल हैं लोहे के, जी वो पुराने हो गए हैं और वो लटक गए थे। तो उन्होंने बोला यार इस पर तो आधुनिक सेट बनाऊं। जी तो जो सर थे उन्होंने मेरे से बोला कि यार मैं कल कारीगर भेज दूंगा। तो मैंने सर हम पैसे कहाँ से देंगे, इतना पैसा तो है नहीं अभी हमारे पास। जी तो बोले यार तुम दे देना है यार। तो फिर उन्होंने भेजा, और वहाँ पर वो विकेटों के ऊपर लोहे के शेड बने, उस पर लोहे की जाली लगी, लोहे का वो सब वो उन्होंने ही कराया था। और उसका फिर हमने उनको पैसे उसके दिए हमने। ऐसे करते करते उनसे मेरा विश्वास बनता गया। तो हम उनसे 1 लाख से लेकर और 10 लाख रुपए तक की उधारी कर लेते थे, जी और उन्होंने दिया भी। ये कोरोना तक चला। उसके बाद दिनेश शर्मा जी आर्मर स्पोर्ट्स वाले, उन्होंने मदद की। जी आज भी जैसे मैंने अभी क्लब छोड़ दिया है या मेरे को हटा दिया है, तो उस टाइम तक भी दिनेश शर्मा जी को मुझे 2.5 लाख रुपए देना थे। जी स्पोर्ट्स के सामान की उधारी थी। महावीर स्पोर्ट्स को मेरे को 5 लाख रुपए देना थे, 5 से भी ज़्यादा की थी, उसमें से 2 लाख ही रुपए दिया मैंने उनको। रियल मार्क को पैसा देना था। तो ऐसे हमने वो बनाया कि हम सबसे लेते थे, तो जो गर्मी में हमारे पास पैसा आता था उससे हम सबको दे के, और फिर अगले साल के लिए उधारी हमको मिल जाती थी। उससे वो क्लब वहाँ तक आया। जी चाहे स्पोर्ट्स की ड्रेस बनवाना हो, चाहे बैट किसी को दिलवाना हो, स्पाइक्स दिलाना हो, क्योंकि हमने हमारे क्लब में रूल बनाया था कि कोई 100 बनाएगा तो उसको बैट दिलाएंगे, जी वो 5 विकेट लेगा तो उसको स्पाइक्स दिलाएंगे। जी तो ये सब चीज़ें, बच्चा महावीर स्पोर्ट्स चला जाता था, मैं फ़ोन कर देता था तो भी सर दे देते थे, जी है ना। उसके पहले विमल स्पोर्ट्स था, उन्होंने हमारी कुछ साल मदद की। जब तक वो सर जिंदा रहे तब वो भी हमको
तो ऐसे करके हमने वो क्लब को खड़ा किया। और मैंने अकेले ने खड़ा नहीं किया, जो हमारे वहाँ जितने प्लेयर जो खेले हैं या जो नहीं खेले, ऐसे ही बहुत सारे बच्चे रहे जो आगे क्रिकेट नहीं खेले, उनने सबने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके उस क्लब को चलाया जी। हमने उस टाइम पे किसी से भी फाइनेंशियली मदद नहीं ली। ऐसा नहीं किया कि हम आपके पास चले गए कि आप हमको पैसे दे दो, हमको सामान लेना है, हमको जूते लेना है, हमको बैट लेना है, हमको बॉल लेना है। ऐसा हमने किसी के सामने किया ही नहीं, हाथ किसी के सामने फैलाया ही नहीं। हमने खुद अपने रिसोर्सेज बनाए। हम ऑल इंडिया टूर्नामेंट खेलने जाते थे, वहाँ से पैसा जीतते थे, ट्रॉफियाँ जीतते थे, उसमें पैसा मिलता था, उससे उधारी चुका देते थे जी। तो हमने किसी भी आदमी से हमने या किसी भी पॉलिटिशियन से हमने पैसा नहीं लिया जी। तो ऐसे करके उसका क्लब का नाम बदला और आज वो माँ कनकेश्वरी क्लब के नाम से जाया ना जाता है और अच्छे प्लेयर हैं उनके पास में भी। जी। मैंने सुना है सर कि आप अपने खिलाड़ियों के सिलेक्शन के लिए आप अपने खिलाड़ियों के सिलेक्शन के लिए कहीं भी भिड़ जाते थे, और ये मैंने भी देखा है क्योंकि मैं भी क्लब ज्वाइन कर चुका हूँ और मैंने अपनी आंखों से भी देखा है सर ये चीज़। मैं अपने उन्हीं खिलाड़ियों के लिए लड़ता था जो मुझे लगता था यार इसके साथ अन्याय हो गया जी। और लड़ना क्या था, वो तो एक प्लेटफॉर्म होता है डिवीज़न लेवल पे, उनको अपनी बात बताना है। अब उसको लोगों ने उसको गलत तरीके से प्रचारित किया कि मैं लड़ जाता था। अब मैं जैसे गया, मैंने अभी आपको बोला ना कि अमिताभ सर ने मेरी मदद की जी, है ना, या पठानिया सर ने मेरी मदद की, तो मैं जब उनके पास जाऊंगा बताऊंगा तभी तो उनको मालूम पड़ेगा ना कि हमारे प्लेयर के साथ गलत हुआ है जी। और ऐसे एमपी में बहुत सारे सिलेक्टर हैं जिनसे मैंने बात की, यार हमारा ये बच्चा छूट गया जी। तो उसको जो लोग थे उन्होंने बोला अरे वो तो लड़ता है। लड़ना क्या, वो तो मैं अपने हक की बात जो सही चीज़ें थी वो बताना है। होता है बहुत सारे लोग गलतियां होती हैं, छूट जाता है, कोई जानबूझ के तो छोड़ता नहीं है जी। क्योंकि मैं खुद भी सिलेक्टर रहा हूँ तो किसी को हमने जान करके तो छोड़ा नहीं, छूट गया। बहुत सारे कारण रहते हैं उसके, तो ऐसा होता था तो मैं जाके बात करता था तो लोग बोलते थे लड़ता है। अब जो भी बोले लड़ता है तो लड़ता है। अब जो लड़का खेल रहा है अगर अच्छा लड़का छूटेगा तो उसके लिए बोलना पड़ेगा ना, बिल्कुल बोलना पड़ेगा। तो मैंने वो काम किया जी। हाँ। और उसमें पहले वो काम नहीं करता था मैं, उसके पहले हमारे क्लब में कुछ सीनियर थे तो मैं उनके जैसे शुरुआती दिनों में फ्रेंड्स क्लब जो चला तो हमने काम डिसाइड कर रखे थे, जैसे क्लब में चलाता था, लेकिन सिलेक्शन वगैरह की अगर कोई वो बात होती थी तो हमारे रमेश कुशवाहा जी थे वो निपटा लेते थे डिवीज़न में। कोई लड़का छूट गया या कुछ हो गया तो रमेश भैया उसमें मदद करते थे। फिर धीरे धीरे रमेश भैया का ग्राउंड आना कम हो गया तो उस टाइम पे हमारे दूसरे भी लोग थे जिनको मैंने बताया तो वो हमेशा यही बोलते थे अरे हाँ बात हो गई है ना, हाँ बात हो गई है, उसको मैंने बोल दिया है, हाँ हो जाएगा। लेकिन वो होता नहीं था, वो बच्चा कभी टीम में सिलेक्ट ही नहीं हुआ। अब क्या होता था, उस बच्चे को के नज़र में मैं झूठा हो गया कि मैंने बोला हाँ उनसे बात हो गई है और जो अगर तुम्हारा सही होगा तो हो जाएगा। अब वो बच्चे के बारे में कहीं बात ही नहीं मालूम पड़े तो जो उसके साथ खेलने वाले लड़के थे वो बताते थे अरे वहाँ तो कोई बात ही नहीं हुई, तो उस बच्चे की नज़र में मैं झूठा सिद्ध होता था। तो फिर मैंने वहाँ से ये डिसाइड किया कि अब जो भी बात करनी है अपने को खुद ही करना है जी। जब मैं क्लब चला रहा हूँ तो अच्छे बच्चों और बुरे बच्चों को मैं जानता हूँ, तो उसके अगर परफॉर्मेंस है तो मैं खुद ही जाके बात कर सकता हूँ। क्यों, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ क्या, ऐसा तो हूँ नहीं कि मैं अनपढ़ हूँ या मेरे को लोग जानते नहीं है तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने खुद से बात करना चालू किया जी। नहीं तो उसके पहले तो मैंने सिर्फ झूठी सुना, हाँ बात हो गई है, हो जाएगा, करवा लेंगे, है ना, और मैंने उनको चमका दिया है, बस इस तरीके की बात होती थी। उसमें हमारे बहुत सारे लड़के छूटे हैं, जैसे हमारे युवराज यादव है ना, और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नुकसान हुआ। बहुत सारों के तो मुझे नाम ही याद नहीं है उनका, जैसे अभिनव सिंह है ना, हमारा देवशरण बरनाले है, एक हमारे यहाँ अमन गुप्ता था जी, वो ऐसे प्रद्युम्न था, ये जिनके पूरे साल भर परफॉर्मेंस रहे उसके बाद भी छूट गए। तो कोई बोलने वाला ही नहीं था, कोई बात करने वाला ही नहीं था। रमेश भैया जाने के बाद तो स्थिति बहुत ख़राब थी। वो नाइक सर भी शांत हो गए थे कोरोना में, तो कोई तो बात किससे करे, तो खुद को बात करना पड़ेगी। सही बात है। तो हमने खुद से बात चालू की, मैंने कहा नहीं अपन खुद बात करेंगे, क्यों नहीं कर सकते अपन बात।
अपन कोई अनलीगल बात थोड़ी कर रहे हैं, लीगल बात कर रहे हैं, क्रिकेट की बात कर रहे हैं। ये थोड़ी बोल रहे हैं कि तुम ये सड़ा प्लेयर है या वो सड़ा प्लेयर है। कोई भी प्लेयर अच्छा या खराब तो होता ही नहीं है जी तो खेल रहा है तो सभी अच्छे हैं। जी हाँ, उसने उस टाइम पे परफॉर्मेंस कर रहा है, उसने नहीं किया तो हम जिसने परफॉर्मेंस किया उसको खिलाओ, तो उसकी बात करते थे। तो मेरे साथ तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आए, जी जब तक अमिताभ सर रहे जब तक बहुत पॉजिटिव रहे इंदौर डिवीजन में। उन्होंने हमेशा मदद की और वो सबकी मदद करते थे, तो यही रहा। और जो क्लब आज माँ कनकेश्वरी इतना बड़ा दिखता है या अटल परिसर जो इतना बड़ा दिखता है, तो वो मुन्ना लाल यादव जी या अमिताभ विजयवर्गीय जी दो की मदद के कारण इतना बड़ा क्लब दिखता है। वो तीसरा आदमी कौन था जो पहले जिनके नाम लिए मैंने, उन लोगों ने शुरुआती दौर में मदद की। जी बाकी हमने सबने किया, हमारे जितने भी लड़के थे जो खेलने वाले थे जी वो उन्होंने सबने अपने ग्राउंड को ही परिवार बनाया। सुबह 8 बजे आ जाना, रात को 12 बजे 8:30 बज रही, कभी 9 बज रहा है, वही ग्राउंड पे पड़े हैं। शुरुआती दौर में अटल परिसर पे वो नहीं था तो रामनाथ जी यादव थे जी जो नगर निगम के वर्कर थे। मुन्ना भैया उस टाइम पे जलकार समिति प्रभारी थे। रात को गंदे तालाब से झाड़ लगे थे अटल परिसर पे और विकेट पे डालने के लिए गर्मी में पानी नहीं होता था, तो गंदे तालाब से रात को 1-1:30 बजे टैंकर आता था। तो वहाँ मेरे साथ में बहुत सारे जो लड़के क्लब में क्रिकेट खेल रहे थे वो रात को जग के हम पानी डाल के फिर घर जाते थे। जी भरत देशमुख हैं जैसे, इन्होंने मदद की। रामनाथ भैया ने तो बहुत ज़्यादा ही किया, विकेट घास लगाने से लेकर झाड़ वाड़ सब बड़े करना वही करते थे। जी मैं उनके साथ, मेरे साथ सभी ने मदद की, चाहे नगर निगम से वो पानी छींटने के लिए पाइप देना हो, जैसे समंदर दत्ता ने हमको घास काटने की मशीन दी थी जी ना, 2 मशीन दी, एक उनने मैनुअल दी हाथ से धकेलने वाली, फिर एक लाइट से चलने वाली दी। जी ऐसी बहुत सारे लोगों ने मदद की है। जैसे वहाँ लोकल लोगों ने मदद की जो वहाँ टेनिस खेलते थे जी अटल परिसर पे। आपको मालूम है सार्वजनिक मैदान है, हाँ रोज शुरुआत में रोज के झगड़े होते थे। जी फिर जो टेनिस वाले लोग थे जो टेनिस खेलते थे, जो फुटबॉल चलाते थे, पंकज राठौर वगैरह, ये लोग, सुरेश लूनिया जी वॉलीबॉल चलाते थे, बैडमिंटन चलाते थे, भदौरिया जी हमारे, वो संजय, और हमारे एक भाई वहाँ स्पोर्ट्स में वो क्या बोलते हैं, पुलिस भर्ती के लिए और मिलिट्री भर्ती के लिए तैयार करते हैं वो। जी ये सब लोगों ने उस ग्राउंड को ग्राउंड बनाया। कैसे बनाया कि ये सब, जैसे हम नहीं रहे ग्राउंड पे और कोई पानी डाला हुआ है और कोई आ गया, तो ये हमसे ज़्यादा केयर इन्होंने की। मेन विकेट पे कोई आके बैठ जाए तो जो सुबह हमारे यहाँ जो भाई लोग टेनिस खेलने आते थे जी वो बाहर करते थे, अरे वहाँ मत बैठो यार, वो बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलते हैं, वो विकेट ख़राब हो जाएगा, वो ग्राउंड ख़राब हो जाता था। और उनका कैसा भी टेनिस का, वो सुबह रोज़ टेनिस खेलने आते थे, लेकिन जिस दिन हमारा मैच होता था वो 9:45 बजे 8:30 बजे ग्राउंड अपने आप छोड़ देते थे। जैसे हमारे स्टंप्स लगे, बोलना भी नहीं पड़ा हमको कभी। और उनके कितनी बार मैच आधे रह जाते थे, वो बोलते थे यार हमारा कौन सा करियर है, हम तो फिटनेस और उसके लिए आते हैं, ये बच्चों का तो कैरियर है। ऐसे 78 के लोगों ने हमारी मदद की। जो वहाँ नशेड़ी और ये सब बैठते थे, ये सब लोग मिलके बाहर करते थे। हम कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम अटल परिसर में अलग अलग गेम चला रहे, सब ऐसा लगता था कि एक परिवार है, क्योंकि सबकी बागडोर एक आदमी के हाथ में थी, मुन्ना लाल जी यादव। तो वो सबको परिवार की तरह ही रखते थे। आए शाम के टाइम आए, कुर्सी डाल ली, बैठ गए, वो उसको बुला लो, उसको बुला लो, सबको बुला लो, जीतू को बुला लो, सबको, सबसे बात करते थे, क्या चल रहा है तुम्हारे उसमें, कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, मदद करते थे लोगों की। और वो जो क्लब आज तक जो दिख रहा है वो सब उन्हीं लोगों के कारण है। सर आपने बताया कि आप डिवीज़न क्रिकेट में सिलेक्टर रहे, कभी ऐसा हुआ है कि आपके ऊपर प्रेशर बनाया गया होगा, ये टैलेंटेड प्लेयर है लेकिन इसको छोड़ना है, इसको आगे नहीं पहुंचाना है? ऐसा कोई भी अच्छे प्लेयर को छोड़ना नहीं चाहता। और जैसा कि मैंने अपना वो बताया कि मैं इतने साल से क्रिकेट में था, तो इनमें से कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जो ये चाहता हो कि इंदौर क्रिकेट नीचे चला जाए। जी ये सभी चाहते थे कि इंदौर क्रिकेट, जैसे आज भी इंदौर एमपी में टॉप पे रहता है, तो उस टाइम भी जितने भी सेक्रेटरी आए सबका यही सोच थी कि अच्छी इंदौर क्रिकेट ऊपर रहे, अच्छे प्लेयर निकल के आए। और उसमें बहुत बड़ा कार्यकाल तो बाकी सबके तो छोटे कार्यकाल रहे। जैसे ये अमिताभ विजयवर्गीय की तो बहुत लंबा कार्यकाल रहा, तो 7-8 साल रहे सेक्रेटरी, तो
तो उन्होंने उस बीच में ऐसी कोई, वो तो अच्छे प्लेयर को खुद ही देख लेते थे। दिन भर आदमी ग्राउंड पे बैठा है तो छूटेगा कैसे? मैच देखने जाना, फाइनल सेमीफाइनल देखना ग्राउंड पे, तो वो कोई बच्चा अच्छा छूटता था तो उनसे अगर बात करो, छूटते सभी से, सब इंसान ही है। तो इसलिए हमारे ऊपर कभी ऐसा प्रेशर आया नहीं, क्योंकि जो प्रेशर लेने वाला आदमी था वो विजय वर्गीय जी थे। वो खुद ही ले लेते थे, नहीं यार मेरे को जो सही टीम बनना चाहिए, सही लड़कों को लेना है जी। तो। और वैसे भी हर साल जो टीम बनती है उसमें पहले से 8-10 लड़के पुराने ही होते हैं, 2-4 ही नए आते हैं। सर क्रिकेट में पॉलिटिक्स भी चलता है? हाँ, इस देश में पॉलिटिक्स तो है ही ना। पॉलिटिक्स के बिना यहाँ क्रिकेट भी नहीं हो सकता जी। क्योंकि पॉलिटिक्स, जैसे अभी कोई किसी का बच्चा है, कोई दादा पहलवान है या कुछ है, तो वो एक जो पॉलिटिशियन जो ऊपर आपके अध्यक्ष या वो होते हैं, उनसे थोड़ा सा वो भी रहता है कि यार ये उनकी बॉडी है तो वहाँ लड़ने नहीं जाना, तो उससे एक छत्र छाया का काम रहता है। सर एक मिडिल कुछ भी इनोसेंस नहीं होता उन लोगों के कांड में, ताकतवर लोग होते हैं जी। नहीं तो एक आदमी अगर क्रिकेट चला रहा है तो कोई स्टंप उखाड़ के, जैसे पुराने टाइम में हुआ ही, आई टाइम में कितनी बार स्टंप उखड़ गए टूर्नामेंट चलते हुए में। कुछ रंगदार लोग आए, उन्होंने स्टंप उखाड़ दिए, मैच रुक गया जी। तो उसके बाद जब अच्छे लोग वहाँ ताकतवर लोग बैठेंगे तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। क्रिकेट डिसिप्लिन का खेल है तो डिसिप्लिन ये बना के रखते हैं जी। तो इसलिए पॉलिटिशियन तो होना चाहिए, लेकिन वो क्रिकेट के मामलों में इंटरफेयर नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। जैसे अभी भी हमारे अध्यक्ष जो रहे हैं, कैलाश जी रहे हैं, जो भी अध्यक्ष रहे इंदौर डिवीज़न के, उनका क्रिकेट में पैसा लाना या फिर सुविधाएं देना यही काम रहा है। सिलेक्शन में कभी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया जी। और अमिताभ विजयवर्गीय जैसा आदमी रहेगा तो इंटरफेयर कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो क्रिकेट में, क्रिकेट के बारे में वो किसी की सुनते ही नहीं है। जी। जो सही है वही सही है। जी। सर मिडिल क्लास लड़का अगर क्रिकेट में सरवाइव करना चाहता है तो वो कैसे करेगा? अगर वो पैसे तो सक्षम नहीं है, पैसे का उसको सपोर्ट नहीं है, तो कैसे सरवाइव करेगा क्रिकेट में? मिडिल क्लास अगर टैलेंटेड है जी। तो उसके क्लब मदद करता है। जी। फिर जैसे शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है उसका, लेकिन थोड़ा सा अच्छा खेला, वो जैसे डिवीज़न में आ गया तो डिवीज़न में, इंदौर डिवीज़न तो बहुत सारा सामान देता है जी। वो उसने दिया। फिर क्लब मदद करने लग जाता है, जैसे उसे लगा कि मैंने भी बहुत सारे लोगों के क्लब में मदद की है जी। जो मुझे लगता था कि अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं, तो वो क्लब के रिसोर्सेज से उसकी मदद होती है अगर वो अच्छा खेलता है तो। अब वो इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत पैसे वाले लोग ही क्रिकेट खेलते हैं। जी। 90% लोग तो, 95% लोग तो मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग वाले ही। वहीं से ही आते हैं और भी नीचे से आते हैं जो वो लोग क्रिकेट खेलते हैं। उनके क्लब, जैसे अभी सीसीआई क्लब है, वो पूरे साल भर इंदौर में किसी से पैसे ही नहीं लेते हैं जी। फीस ही नहीं लेते हैं क्लब में, तो वहाँ से इतने सारे क्रिकेटर निकले। तो संजय जगदाले सर, नितिन मुकेश सर, इन लोगों ने, जो भी उनकी कमेटी है, उन्होंने सबने मदद की ना, तभी निकले हैं। जी। ये तो कैसे निकलते? तो जो क्लब आज अच्छा आपको दिख रहा है तो उसमें कहीं जो उनके जो फाउंडर हैं वो लोग मदद करते हैं। जी। एक टाइम में इंदौर स्पोर्ट क्रिकेट क्लब मिल क्षेत्र का सबसे बड़ा क्लब हुआ करता था सर, जो फ्रेंड्स क्लब, जो अब माँ गणकेश्वरी क्लब के नाम से जाना जाता है, अपने बड़े क्लब के रूप में स्थापित किया, और वो आप ही नहीं किया है। हाँ, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मैंने किया है, क्योंकि मैंने आपको इतने सारे लोगों के नाम बताए जिसने मेरे जीवन में मेरी मदद की। जी। पर सर आज जानते हैं लोग आपको इस नाम से। वाकई में कभी कोई माँ गणकेश्वरी का नाम लेता है तो पहले नाम सर आपका आज भी आता है, जो मतलब आज तक मैंने जाना है कि आता है कि हाँ वहाँ पे जीतू सर कोच है, जीतू तोमर जी कोच है वहाँ पे, बहुत अच्छा सिखाते हैं। हालांकि बहुत लोगों ने मदद की, लेकिन सर आपका भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा कि आज आपको इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने भी क्लब ज्वाइन किया, मैंने भी देखा है आपका बहुत सभी जो बच्चे थे सभी आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते थे। वो कितने ही ऊपर, जैसे कि अंडर 19 से भी आपके नीचे खेले हुए हैं, MPCA से भी खेलते थे, जो आते थे आपके पास, सभी आपकी रिस्पेक्ट करते थे सर, जो कि एक अलग लेवल पे लगता था, महसूस होता था कि हाँ वाकई में आपने किया है। तो ये आप कैसे कर पाए? मैंने कुछ किया नहीं, मैं बस क्रिकेट के लिए काम कर रहा था, और सबसे बड़ी बात थी कि मुझे जो मेरा क्लब था उसका नाम बनाना था। जी। मिल क्षेत्र का बच्चा और क्रिकेट में
जैसे हम जब ITI पे खेलते थे तो हमारे सर बोलते थे कि पटरी पार क्रिकेट नहीं होता, ऐसा पुराने लोग बोलते थे। जी जी जी। तो एक मेरे दिमाग में था कि नहीं यार, क्यों नहीं हो सकता क्रिकेट, और क्यों नहीं अच्छा क्रिकेट जब मैं क्लब चला रहा हूँ और टाइम दे रहा हूँ। क्योंकि मैंने देखा है जितने भी इंदौर क्रिकेट में जो बड़े नाम रहे, जिनके आज भी बड़े क्लब जी। हैं, वो अपने क्लब को टाइम देते हैं। क्लब वही नीचे हैं जहाँ वो खिलाड़ी को टाइम नहीं दे रहे। तो मैंने केवल एक चीज़ डिसाइड की कि मुझे सही टाइम पे जाना है, तो मेरा प्लेयर भी सही टाइम पे आएगा। और जो मुझे आता था, जो मैं सीख रहा था, जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें कोचिंग उन सरों से सीखी, ऑनलाइन भी सीखा, पढ़ के भी सीखा। तो मैं जो कर पा रहा था, जो चीज़ें कर पा रहा था, वो मैं उनको सिखा रहा था। तो जब ऊपर जाते थे, और जो हमारे प्लेयर जो ऊपर क्रिकेट खेले, उन्होंने भी मेरे को सिखाया जी कि सर वहाँ ऐसा होता है, वहाँ ये होता है। तो उनसे भी सीखा मैंने 20 साल में। तो वो करते करते करते, और मैं किसी को भी झूठे दिलासे नहीं देता था। जैसे आप भी हमारे यहाँ से खेले हैं, तो मैंने कभी किसी को झूठा दिलासा नहीं दिया कि मैं तुझे MP खिला दूंगा, या तुझे डिवीज़न खिला दूंगा, या तुझे इंडिया खिला दूंगा। मैंने हमेशा ये बोला कि तुम अपनी मेहनत से खेल सकते हो। जब मैं किसी के साथ झूठा बोलूँगा कि यार मैं तुझे डिवीज़न खिला दूंगा जी, तो उसका जब विश्वास टूटेगा तो वो मेरे से चिढ़ेगा या नफरत करेगा या कुछ। मैंने किसी को झूठ बोला ही नहीं। मैंने बोला भैया तू तेरी मेहनत से खेल सकता है, अगर तेरे को क्रिकेट खेलना है तो खुद को मेहनत करना पड़ेगी। और कोई भी लड़का मेरे पास 17-18 साल का आया तो आपने देखा हो, मैं उसको मना कर देता था कि तुम्हारी उम्र निकल गई है ना, अभी तुम जिस लाइन में हो, पढ़ाई में हो या जो भी कर रहे हो, वो काम करो अच्छे से। अगर तुमको क्रिकेट खेलना है तो उसको सेकेंडरी रखो। जी, फर्स्ट ऑप्शन नहीं लगे। हाँ, तो मैंने जो अच्छे थे उनको दिन दिन भर प्रैक्टिस कराई जी, आपने देखा भी है। लेकिन वो ऐसा नहीं रखा कि मैं तुम्हारा सिलेक्शन करा दूंगा या वो करा दूंगा। जिस टाइम पे मैं सिलेक्टर भी था इंदौर डिवीजन में या कोच भी था, तब भी मैं बोल देता था कि भैया मेरे बस की बात नहीं है, जीतू तोमर आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता। आपका सिलेक्शन आपकी बैटिंग, आपकी बॉलिंग और आपका टैलेंट ही करा सकता है। जी, और मैंने 20 साल के अंदर देखा भी है कि कोई कितना बड़ा भी नाम रहे क्लब के पीछे, कोई किसी का सिलेक्शन नहीं कराता है। ओवरऑल आदमी अपने दम से ही क्रिकेट खेलता है। हाँ, कोई मदद कर सकता है, जैसे मैं भी कोचिंग कर रहा था तो मदद ही कर रहा था जी, तो ऐसा नहीं था कि मैं खिलाड़ी बना ही रहा हूँ। आदमी प्लेयर जन्मजात पैदा होता है, उसका कोच केवल उसमें पॉलिश कर सकता है जी, है ना, और पॉलिश कर सकता है, उसको सही जगह दे सकता है टीम में खेलने के लिए, उसको अच्छा ग्राउंड उपलब्ध करा सकता है, अच्छी कोचिंग कर सकता है जो उसके हाथ में है ना, सुविधाएं दे सकता है, माहौल दे सकता है। इससे ज़्यादा कोच क्या करेगा? जी। है ना। सर आपने इतना कुछ क्रिकेट में किया, 25 सालों तक आपने क्रिकेट को संभाला है, सेवाएं दी है सभी जगह इंदौर में, काफ़ी जगह आपने मेहनत भी की है। सर उसके बाद ऐसा क्या हुआ, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये चीज़ जानने में कि ऐसा क्या हुआ जो आप अब क्रिकेट से बेक हो गए हो, अब आप क्रिकेट छोड़ चुके हो, ऐसा क्यों हुआ है? क्रिकेट छोड़ना मैं 1-2 साल से पहले से भी कोशिश कर रहा था जी, कि क्लब का जो सीनियर लड़के हैं या बच्चे हैं वो देख ले, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाता था, मेरे घर पे भी टाइम नहीं दे पाता था जी, लेकिन मेरे घर से प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरी वाइफ खुद ही क्रिकेटर थी। जी, तो मुझे घर से ऐसी परेशानी नहीं आई कि यार तुमको जल्दी आना, जैसे मैं अगर रात को 10 बजे भी गया तो मुझे परेशानी नहीं आई जी, है ना। तो वो खुद समझते थे कि यार ये क्रिकेट चलाते हैं, तो उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार अब दूसरे लोग भी आना चाहिए, दूसरे भी क्लब चलाना चाहिए, और मैंने क्लब को हमेशा परिवार बना के रखा, जी, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उसको मुझे प्रोफेशनल रखना था। जी, तो जो आज परिस्थितियाँ आई वो नहीं आती। जी, जैसे जिन लोगों ने मेरी मदद भी नहीं की, तब भी मैंने बोल दिया, कभी किसी ने पूछा कि अरे वो तुम्हारी मदद करते हैं क्या, तो मैंने बोला हाँ यार बहुत मदद करते हैं। एक मान सम्मान। जबकि हाँ, क्योंकि मैं जैसे आपको जानता हूँ, आप मेरे को जानते हो, मेरे भाई हैं, उन्होंने बस बोला एक यार सम्मान वो में। क्लब तो उनका है, तो मैंने बोला हाँ उन्हीं का है। मैंने कभी उस क्लब को अपना बोला भी नहीं। जी, ये तो लोगों ने बोला कि वो जीतू तोमर का क्लब है और जीतू तोमर वहाँ कोच है, ये तो लोग बोलते थे। मैंने ऐसा कभी किसी को नहीं बोला कि मेरा क्लब है। जी, अब 20 साल से, अगर मैं 20-25 साल से मैं क्लब चला रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि लोग बोलेंगे। और क्योंकि क्लब एक आदमी का हो ही नहीं सकता, वो तो सबका रहता है, जितने भी खेलते हैं
इतने सारे परिवार जाते हैं, इतने सारे लोग क्रिकेट खेले, हर साल 200-250 लड़के, और 25 साल में जाने कितने लोग, तो सबका क्लब था वो, जी है ना। अब लोग बोलते हैं मेरा क्लब है, माकन किशोरी क्लब मेरा है, और ये है और वो है। तो जैसे हमारे यहाँ सुधीर बड़जात्या जी थे, जी हमने अगर सबसे ज़्यादा माकन किशोरी क्लब ने जो ग्रोथ किया, तो जब वो सेक्रेटरी थे उस टाइम में किया। उन्होंने बहुत मेरी मदद की। मदद कैसे की कि यार जी तू किससे बात करना बता, मैं कर लूँगा, मैं करा दूँगा, ऐसे। वो कभी क्रिकेट में आके उन्होंने मेरे को परेशान नहीं किया कि यार तू इसको ही खिला या उसको खिला। हालांकि बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला भी कि ये सुधीर बड़जात्या को हटाओ यार, इसका क्या लेना देना है, ये तो दूसरे स्पोर्ट्स सुपर स्पोर्ट्स क्लब का है। लेकिन मेरी और सुधीर भैया के बीच में बहुत अच्छी बाउंडिंग थी, क्योंकि जो अच्छा आदमी है उसको आप कैसे छोड़ दोगे, और जो आदमी आपको उनको हटाने का बोल रहा है, उन्हीं लोगों ने आज मेरे को हटाया जी। तो जो जैसा होता है वो वैसे उससे समझ में आ जाता है आपको। और 20 साल से मैं लोगों के बीच में ही था, तो मुझे मालूम था कि इनकी मानसिकता क्या है। तो मैंने कभी भी सुधीर भैया और इनके बीच में वो मेरे लिए हमेशा ज़्यादा मैंने प्रायोरिटी सुधीर बड़जात्या जी को दी, चोरे जी को दी। विजय चोरे जी इनका क्लब था, हालांकि आज उनके नाम से वो क्लब नहीं जाना जाता है ना। कुछ लोगों ने उस पर जबरनी, जिनका नहीं था उन्होंने कब्जा कर लिया। जैसे कि कुछ नाम, बहुत सारे नाम हैं, अभी आप लेटर पैड उठा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जी उनका क्रिकेट में और उस क्लब के अंदर 1% भी योगदान नहीं, सिवाय झूठ के। लेकिन आज चलता हुआ क्लब मिला है तो चलता हुआ क्लब मिला नहीं है। वो जैसे बोलते हैं ना कि एक छल कर दिया आदमी के साथ में, या झूठ का कर दिया, वो कर दिया, या किसी पे ब्लेम लगा दिया कि तुमने करोड़ों रुपए, वो लाखों रुपए जीतू तोमर ने क्लब से कमाए। अगर जीतू तोमर ने लाखों रुपए उस क्लब से कमाया होता तो आज भी महावीर स्पोर्ट्स को 5 लाख रुपए देना है। जी आप जाके पूछ सकते हो, है ना। आर्मर स्पोर्ट्स को आज भी 2-2.5 लाख रुपए देना है, जाके पूछ सकते हो। रियल मार्क को पैसा देना है, जाके पूछ सकते हो। तो अगर मैंने पैसा कमाया होता तो मैं इतनी उधारी थोड़ी लेता। जी जो आज इलेक्ट्रॉनिक रोलर जो आज आपको दिखता है अटल परिसर पे, जी वो भी मैंने, एक राहुल ठाकुर हैं जी उन्होंने मुझे दिए थे 4 लाख रुपए। जी और मुझे ऐसे क्लब में बहुत सारे लोगों ने बीच बीच में मेरी मदद की, कोई नहीं, लेकिन मैंने किसी से भी क्लब के नाम पे चंदा नहीं लिया। मैंने कभी किसी से क्लब की मदद ली है तो जैसे आपने मुझे सामान दिलाया, जैसे राहुल भैया ने मुझे वो रोलर दिलाया था अभी जो अटल परिसर पे है भी हाको का, तो वो उन्होंने मेरे को जो 4 लाख रुपए दिए तो मैंने उनको से ये बोल के लिए थे कि मैं ये आपको लौटाऊंगा। जी आपने दिए लेकिन ये मैं ले नहीं रहा हूँ, ये उधार है और मैं आपको लौटाऊंगा। जी ऐसे ही मेरी बहुत सारे लोगों ने जो बीच में पैसे दे देते थे, या जैसे भी तुमको सामान मिला लेना है तो ले लो। जी तो मैंने जब भी किसी से पैसे लिए क्लब के बाहर, यार किसी ने मुझे पैसे दिए मेरी मदद के लिए, कि मेरी मदद क्या, वो तो क्लब की मदद कर रहे थे, तो मैंने हमेशा वो पैसा उधार लिया और उनको वापस लौटाया। उसमें से अभी क्लब बंद करने के बाद से बहुत सारे लोगों का रह गया है, तो वो भी मैंने लौटाया। जैसे भी उसको मैंने दिए 2 लाख रुपए महावीर स्पोर्ट्स को दिए, 1 लाख रुपया मैंने वो आर्मर स्पोर्ट्स वालों को दिया, अभी उनको देना है। तो क्यों? क्योंकि वो उन्होंने वो जो पैसा दिया वो माँ कनकेश्वरी क्लब को नहीं दिया जी, वो मेरी गुडविल पे उन्होंने पैसा उधार दिया, तो चुकाना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। जैसे उस रोलर का पैसा चुकाना हो, या ग्रास कटिंग मशीन थी उसका जी, तो मैं तो जाके किसी को भी बोल देता था, जैसे महावीर स्पोर्ट्स को बोल दिया भैया ये दिला दो, तो मेरे से तो कभी उन्होंने ये बोला ही नहीं ना कि तुम पैसे कब दोगे जी। ऐसे मेरे जैसे मुन्ना भैया के बेटे हैं, उनका नाम क्या है, अपने यादव जी के ये गोलू यादव जी हैं, गोलू यादव, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और उनका
क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं, उनको क्रिकेट से कोई नाम का ना कुछ का, वो मेरे दोस्त थे केवल जी। और वो दिन भर मेरे साथ ग्राउंड पर रहते थे। तो बहुत सारी बात हम क्रिकेट की आपस में वो कर लेते थे कि नहीं यार अपने को ये करना है, अपने को ये करना है, अपन ऐसे कर लेंगे यार। वो मेरे से बोलते थे यार भैया अपन इसको ऐसे कर लेंगे यार, अपने को क्लब बहुत बड़ा बनाना है जी। क्या। और क्लब में 1000 खर्चे रहते लोगों की तनख्वाह। जैसे अभी जब मैंने क्लब छोड़ा तब भी वहाँ 5-7 कोच थे, 3-4 ग्राउंड्समैन थे, सबकी सैलरी हर महीने की। कोई गेस्ट आ गया उसके नाश्ता पानी, क्लब के तो खर्चे हैं ही, बॉल वॉल के, प्लेयर को दिलाना, कभी किसी को लग गया उसकी, बहुत सारे खर्चे रहते हैं। तो हमने कभी किसी से मांग के नहीं लिया जी कि आप मेरे को डोनेशन दे दो। और कोई भी आदमी जिनके नाम से वो क्लब जाना जाता हो या जो लोग अपने आप को उस क्लब का मालिक बोलते हो, वो कभी मेरे से नहीं बोल सकते कि हमने तुमको 1 रुपया दिया या आपने मेरे से 1 रुपया लिया। हमने जब भी टूर्नामेंट बनाए कराए तो प्रेम मिश्रा जी ने दिए थे हमको एक बार पैसे, जीतू चौधरी जी ने दिया एक बार, पूरा टूर्नामेंट कराया। तो ऐसे हमको लोग जो टूर्नामेंट उनके पिताजी के नाम से या किसी के भी नाम से कराते थे, तो वो लोग हमको खुद ही मदद करते थे जी। तो हमने कभी किसी से, हमने वो भी आइडिया रखा कि भैया जैसे आपको जितना लग रहा है इतने अंपायर का है तो आप ही दे दो उनको जी। आपका कोई ऐसा अपॉइंट कर दो जो अंपायरों को फीस दे दिया करेगा। जो सामान है उसका, जैसे ट्रेडिशन उसकी, वो तो सामान का खर्चा हम ही कर लेते थे। जो नगद कैश वगैरह देना है तो वो उनके हाथ से दिलाया। हमने कभी हमारे पास पैसा लिया ही नहीं किसी से कि आप मेरे को पैसा दे दो और हम काम कर लेंगे जी। मैंने किसी से जीवन में 25 साल के उसमें 1 रुपया कोई आदमी नहीं बोल सकता कि इस आदमी ने हमसे ये बोल के लिया हो कि मेरे क्लब के लिए पैसा दे दो जी। और अगर हमने किसी से लिया भी है तो उसको वापस किया है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी आए जो बाहर के थे, दिल्ली से जो लड़के खेलते थे हमारे यहाँ, गाजियाबाद के खेलते हैं, और माँ कनकेश्वर में कोई इंदौर लोकल के लड़के नहीं है, पूरे एमपी से ग्वालियर, रीवा, सतना, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, बाहर से इलाहाबाद, गाजियाबाद, जाने कहाँ के लड़के आए जो यहीं पे सुबह बचपन में आए थे और यहीं बड़े हो गए। उनके पेरेंट्स ने कितनी बार मेरे से बोला कि आप हमसे मदद ले लो, हम आपको 1 लाख दे देते हैं, 2 लाख रुपए दे देते हैं, आप ये करवा लो वो करवा लो। मैंने कहा नहीं, हमको किसी से पैसा नहीं चाहिए जी। ना हमको आपका सामान चाहिए, हम क्लब के पैसे से ही करेंगे। और हमने वो, हमारे जो बच्चे हैं आज भी हैं जो पहले क्रिकेट खेल चुके हैं, उनको सबको मालूम है कि इन्होंने कैसे किया। क्योंकि मेरी एक आदत थी, जितने भी बच्चे थे जब भी सामान लाया कुछ लाया उनको बता देते थे इसमें इतना खर्चा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ। तो इसीलिए जब वो, मैं जैसे आपने पूछा कि वो क्लब छोड़ा क्यों, जब मैं वहाँ था तो मेरे को बोला कि यार एक आदमी है जो दिन भर ग्राउंड पर रहता है जी। जिसने भी क्रिकेट चलाया होगा या जो क्रिकेट चला रहा होगा और जिसने दिल से चलाया, उसको मालूम है कि आदमी ग्राउंड पे काम करेगा कि तुमसे मिलने आएगा। जी। अगर कोई नेता है उससे मिलने आएगा कि ग्राउंड पे काम करेगा। उन्होंने बोला आप मेरे से मिलने ही नहीं आते हो, आपने हमारे खिलाड़ी भेज दिए। मेरे पर ऐसा ब्लेम लगा जी कि संजय लुणावत जी हैं, उनका क्लब है जी। तो बोले आपने लुणावत क्लब को हमारे क्लब के लड़के बेच दिए पैसों में। अरे यार, मैं 20 सालों से, जब आपको मालूम भी नहीं था कि आपका क्लब कैसे चलता है, मैं 20 सालों से लगातार दूसरे क्लबों को, हमारे क्लब में अब पूरे लड़के तो 16 ही खेलेंगे किसी भी एज ग्रुप में। तो जो बच्चे, अच्छे बच्चे होते थे जिनको हम हमारे क्लब में नहीं खिला पाते थे, तो हम उनको दूसरे क्लब का बोल देते थे। जैसे श्री राम क्लब से खेले हमारे बच्चे, स्टार क्लब से खेले, ITI से बहुत सारे खेले, जिनको जो ऐसे बहुत सारे क्लब रहे। हाँ, मतलब यहाँ मौका नहीं मिल रहा है तो वहाँ मौका मिल रहा है, हाँ, कहीं तो खेले। मास्टर ब्लास्टर एक अभी नया क्लब, ऐसे बहुत सारे क्लबों से हमने हमारे लड़के दिए जी। कि तुम वहाँ से खेल लो। RBCF कुछ चले गए, क्योंकि हम उनको यहाँ रोक के उनका कैरियर कैसे ख़राब कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो हम बोलते थे तुम प्रैक्टिस हमारे यहाँ कर लो, मैच उनके वहाँ से खेल लो। ऐसा हमने किया। अब ये 20 साल से कर रहे थे, लेकिन उनका मालूम ही नहीं था कि 20 साल से क्लब चल कैसे रहा है, क्योंकि उनने कभी बैठा के पूछा ही नहीं कि तुम क्लब में पैसा कहाँ से लाते हो। जी। है ना, मैं तो खुद ही उनसे चाहता था कि भैया ये डिवीज़न के रजिस्ट्रेशन कराना है, इसे साइन कर दो, या ये प्लेयर का सिलेक्शन नहीं हुआ है इसके लिए बात कर लो। सिवाय आश्वासन के जीवन में कुछ मिला ही नहीं।
वो ऐसे लोगों के पास हमको भेज देते थे, उनसे बात कर लो जिनने खुद ने कभी जीवन में क्रिकेट नहीं खेला। हाँ मेरी बात हो गई, वो ऐसे, हाँ बात हो गई उनकी, मैंने चमका दिया उसको, क्या अगले मैच में आ जाएगा, दिलासा दिया। अरे लेकिन मैं झूठा हुआ ना उन बच्चों के बीच में, जिन जो बच्चों मेरे पास खेल रहे थे जी, इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं। हाँ, तो वो बोले उनका आपने लुणावत जी को हमारे खिलाड़ी भेज दिए। लुणावत सर, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर कभी जीवन में ये बोल दे कि मैंने उनसे 10 रुपए भी लिए जी, है ना, तो मैं उसी दिन इंदौर छोड़ के चला जाऊंगा। कैमरे के सामने बात बोल रहे हैं सर आप ये, है ना। या फिर चंद्रशेखर भाटी जी, जिनके ऊपर यह आरोप लगा जी कि चंद्रशेखर भाटी और जीतू तोमर ने मिलकर लुणावत सर को से पैसे ले लिए। जी, चंद्रशेखर भाटी जो, उनसे सिर्फ वो ग्राउंड पे आते थे हमारे यहाँ, और वो इंदौर डिवीजन का फ्री में काम करते हैं, मैच लाट डाला, बहुत सारा क्रिकेट वही चलाते हैं जी, उस आदमी ने से मैंने केवल यही, और उन्होंने मेरे से बोला था कि यार इसके मामले में तुम्हारे जो विधायक जी है रमेश मेंदोला जी, उनसे बात कर लेना जी, कि मैं उनको खिलाड़ी दे रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला यार मैं 20 साल में कभी उन्होंने मेरे से पूछा नहीं कि तुम ये बच्चे कहाँ से खेलते हैं, तो मैंने कहा वो मेरे से पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। और पहली बात मैंने कहा उनका ऐसा नेचर ही नहीं कि वो मेरे से पूछे, तो मैंने कहा आप उसकी चिंता छोड़ दो, मैं बात कर लूँगा जब वो मेरे से पूछेंगे। जी, इतनी सी बात हुई मेरे साथ में, ये बात हुआ। फिर उसके बाद कोई डिवीज़न की मीटिंग रही होगी, डिवीज़न में एक नया नियम बना कि एक क्लब से 2 खिलाड़ी ही दूसरे क्लब में जा सकते हैं या 3 खिलाड़ी ही जा सकते हैं। तो उस नियम में वहाँ पर भी मीटिंग में बहुत सारे लोग थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला अरे हमारे क्लब का खिलाड़ी वहाँ कैसे चला जाएगा, कुछ लोगों ने बोला। तो उन्होंने बोला हमारी जीतू से बात हो गई है। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन लगाया, तो मैंने बोला कि तुम्हारी, अब जो जैसे मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने बोला कि कभी उन्होंने मेरे से पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, तो मैंने कहा वो पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। सही है। और ऐसा बोल के रात को 10:30-11 बजे की बात थी, मैंने बोल के और फ़ोन रख दिया। अब उसके बाद में उनने बोला कि तू जाके मिल लेना। अरे किससे मिल लेना, सही बात है। और क्यों मिल लेना? क्लब की कार्यकारिणी थोड़ी गठित करनी है। जी, क्लब 20 साल से मैं चला रहा हूं, जब तक किसी ने मेरे से नहीं पूछा कि तुम ये प्लेयरों का कैसे करते हो, इनके लिए सामान कहां से लाते हो, है ना, हमने तो उल्टा आपका नाम चलाया। और मैं हजारों बार उनसे मिला। जी, कितनी बार मैंने फोन पे बात की, कितनी बार आमने सामने मिला, बहुतों बार। और उसके बाद कोई अगर बोले कि आप मेरे से मिले नहीं, या फिर आपको, अब मेरे को मालूम ही नहीं था किससे मिलना है, या फिर जैसे मिलना था तो वो मेरे से बोलते तुम मेरे से मिलने आ जाओ। सही बात है। मैंने तो बहुत बार फ़ोन भी लगाया, नहीं उठाया, तो क्या है उसमें। सही बात है। तो वो जो मेरे को, जब उन्होंने ऐसा बोला कि यार इनने पैसे लिए, ये बात मेरे को मालूम पड़ गई थी पीठ कि पीछे ये बात हुई है। मेरे को ब्लेम लगा रहे हैं ये वो। उसमें एक पूर्व पार्षद जी हैं, वो आए, उन्होंने बोला अरे उसके पास तो कुछ था ही नहीं, जी, उसने तो सब यहाँ से ही कमाया। जी, ऐसा बोला। तो मैंने कमाया नहीं कमाया, तुमसे मांगा बिल्कुल सही बात है। या किसी बच्चे से चोरी करके ली कि उसके घर वालों से रिश्वत लेके करा? सही बात है। क्या? आज जो किया अपनी मेहनत से किया। हाँ, अपनी मेहनत से किया। मैं ग्राउंड पे 8 घंटे 12 घंटे रहता था, उससे किया मैंने। और मेरे पास क्या नहीं था, मेरे पास आज भी भिंड मुरैना में ज़मीन है, जी, है ना, इंदौर में ज़मीन है मेरे पास, इंदौर में घर है, जी, मेरी वाइफ खुद ही गवर्नमेंट जॉब में है ना, और मेरे 3 भाई, मेरे भतीजे मिलिट्री में हैं। जी, वो आदमी आके मेरे से बोल रहा है कि बच्चों के बीच में जाके झूठ बोल रहा है कि वो उसने यहीं से पैसा लिया, तुमको मालूम नहीं है, तुमको भेज दिया।
अरे वो बच्चे भी जानते हैं, वो मेरे पास 9 साल से बड़े हुए हैं, 9 साल की उम्र में आए, 10 साल की उम्र में। वो बच्चे जानते थे कि तुम झूठ बोल रहे हो। उनके पेरेंट्सों ने हमको फ़ोन लगा के बोला कि भैया ये ताकतवर लोग हैं, इनसे हम लड़ नहीं सकते। जी। तो मैंने बोला तुम मेरे लिए मत लड़ो, जिस दिन मेरे को लड़ना होगा तो मैं खुद ही लड़ लूँगा। ब्लेम किया। हाँ, ब्लेम चला। वो फिर हमारे क्लब के जो सीनियर बच्चे थे वो इकट्ठे भी हुए, उन्होंने मिलने भी गए, सब हुआ, बहुत सारी नाटक नौटंकी हुई उसमें। उनने फिर बहुत सारे हमारे यहाँ के क्लब में जो गर्ल्स आती थी क्रिकेट खेलने, जी। उनसे ही बोला कि अरे तुम्हारा सर, तुम्हारा ये था वो था, ऐसी फालतू की बातें बहुत सारी हुई वहाँ। उन बच्चियों ने मेरे को फ़ोन करके बताया, काफ़ी हंगामा जो बहुत सारी बच्चियाँ हमारे यहाँ से क्रिकेट खेलना छोड़ चुकी थी, खेल रही थी, उनने मेरे को बहुत ब्लेम करा। और फिर मेरा मन हट गया, फिर मैं उनसे मिलने ही नहीं गया। उस बीच में मेरे भाई है, उनसे मैंने बात की कि उनसे मिलने जाना चाहिए। उन्होंने बोला हाँ मिलने जाओ। तो मैं एक ही बार मिलने गया था। बोले अपने कोई खा थोड़ी जाएगा, मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, जाओ। तो मैं गया था, मिला भी। उसके बाद फ़ोन करके इंदौर डिवीज़न की सीनियर डिवीज़न से टीम से मेरे को हटवाया, सीनियर सिलेक्शन कमेटी से हटवाया। इंदौर डिवीज़न के सेक्रेटरी देवाशीष नीलोशी जी मेरे से बोलते हैं कि यार हमने तुमको माँ कनकेश्वरी के कोटे से लिया था और विधायक जी के कहने पे लिया था। अरे यार 25 साल से मैं क्रिकेट में काम कर रहा हूँ, और अगर उसके बाद भी मेरे को किसी के कहने पे लिया जाता है क्या, तो जो आप बात बोल रहे थे कि क्रिकेट में राजनीति होती है, तो मुझे आखिरी टाइम में मालूम पड़ा कि हाँ क्रिकेट में भी राजनीति होती है। अमिताभ विजयवर्गीय ने तो मेरे को नहीं लिया किसी के कहने पे जी। पठान सर ने तो मेरे को किसी कहने पे नहीं लिया। उस टाइम तो मेरा कोई माई बाप भी नहीं था जी। जब तो फ्रेंड्स क्लब नाम था। खनुजा सर ने तो नहीं कहा कि मैंने तुमको किसी कहने पे लिया। जी। तब तो मैं जो ग्राउंड पे काम करता था उसके आधार पे ही आया। चलो यहाँ रिकमेंड कर दी, वो होशंगाबाद में अनुराग मिश्रा जी सर को, उनको तो किसी ने रिकमेंड नहीं की थी मेरी, सही बात है। उन्होंने भी तो मेरे को कोच बनाई था। तो जो कुछ ही नहीं करते हैं, मैं जिनके साथ ज़्यादा मेरा जीवन बीता, मुन्नालाल जी यादव, उन्होंने मेरे को एक चीज़ सिखाई थी कि जो लोग मेरी उनके पास जाके बुराई करते थे तो वो बोलते थे यार तेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, उसने तूने ऐसा किया क्या, तो मैं बोलता था भैया वो दिन भर मेरी बुराई करता है वो तो भैया बोलते थे तू बुरा मत माना कर, जो कुछ नहीं करते ना वो सिर्फ बुराई करते हैं। बिल्कुल। तो मैंने बोला तो कुछ काम ही नहीं करता है, तो भैया बोले अरे करता है ना यार एक काम। बोले क्या, वो तेरी बुराई करता है ना क्या। ऐसा रहा, फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे को क्रिकेट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता तो जैसा उन्होंने बोला था कि तुम सब क्लब छोड़ दो, तो सही में बच्चे क्रिकेट छोड़ देते। उनके पेरेंट्सों से मेरी बात भी हो गई थी, सब हो गया था, लेकिन हमारे सामने सीजन था। हमारे सामने क्रिकेट का सीजन था, उसमें से डिवीज़न की टीमें बनती हैं, एमपी के लिए लड़के जाते हैं, तो उनका क्रिकेट कैरियर ख़त्म हो जाता जी। तो मैंने जो एक दो जो मेरे ज़्यादा घनिष्ठ रहे या मेरे उनको भाई समझ लो, स्टूडेंट समझ लो, कुछ भी, उसमें मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, जैसे राजकुमार अग्निहोत्री और हमारे सभी सीनियरों से, और रवि शर्मा वगैरह, ऐसे बहुत सारे लड़के थे। तो अभिषेक भंडारी वगैरह, आदित्य साई, अभिषेक मावई, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं, पूरे क्लब के लड़कों से बात की मैंने। तो उन्होंने बोला नहीं आपको नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो हम भी छोड़ देंगे। तो मैंने बोला ये 3 का नियम आ गया है, तुम सबके करियर मेरे चक्कर में ख़राब हो जाएंगे। ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और इस पे इनका होल्ड हो जाए। तो मैंने कहा मेरे को जाने दो। तो मैंने इसीलिए अटल परिषद जाना बंद कर दिया और मैं किसी से मिलने भी नहीं गया। उसके बाद मैं सेक्रेटरी जी के पास गया तो मैंने बताया जैसा कि उन्होंने मेरे को हटाया, तो अब माँ अगर मेरे को ही बनाया था और हर क्लब से एक ही बनाते थे, तो अभी माँ कनकेश्वरी के 2 सिलेक्टर हैं सीनियर डिवीज़न में जी, तो वो कैसे हो गया नियम विरुद्ध, है ना। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं तेरे को अपने भाई जैसा मानता हूँ, लेकिन तेरे को जाके विधायक जी से माफ़ी मांगना चाहिए। तो मैं क्यों माफ़ी मांगूंगा यार, मैंने क्या गलत करा जो मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा। अगर 20 साल में क्रिकेट चलाना
अगर पाप था तो हाँ, मैं अगर वो गुनाह था तो मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा, है ना। या इतने सारे खिलाड़ी जो उससे वहाँ से निकले, अगर वो करना गुनाह था तो मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा। या जो दिन भर मैंने ग्राउंड पर टाइम दिया वो करना गुनाह था तो मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा। या जो आज क्लब का इतना नाम है, वो इतने सारे लोगों ने जो बनाया, अगर वो सब करना गुनाह था तो मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन मैं ऐसे माफ़ी नहीं मांगूंगा उनसे। क्यों माफ़ी मांगूँ? मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जब गलती नहीं है तो कैसे हाँ, माफ़ी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि मेरी नज़र में वो आदमी किसी का बुरा कर नहीं सकते। आज भी मेरा ये मानना है कि जो हमारे क्लब के अध्यक्ष हैं वो कभी भी किसी आदमी का बुरा नहीं कर सकते। मैं उनके साथ में इतने साल काम किया हूँ, मेरे को मालूम है वो किसी का बुरा नहीं कर सकते। हाँ, अब उनको लोगों ने कैसे माइंडसेट उनका बनाया, क्या किया, तो मैं क्यों जाऊँ यार। जब 20 साल में जो आदमी जिसका मैंने इतने साल क्लब चलाया, या 20 साल 10 साल से वो अध्यक्ष हैं और ये हैं, तो जब वो इतने साल में मेरे को नहीं समझ पाए, वो उनको ज़्यादा समझते हैं जी। या जो सिर्फ झूठी बोलते हैं उनको समझते हैं, तो उनके पास जाने से मतलब क्या है, क्यों जाना। अरे मेरे को 20 साल क्रिकेट में काम करना था, कर लिया मैंने, है ना। अब वो जैसा वो उनके जो हैं, जो जिनको क्रिकेट का ABCD, जिनने क्रिकेट क्लब कभी चलाया ही नहीं जी। और जिनके झूठों के कारण मैं बहुत बार शर्मिंदा हुआ जीवन में, जी। है ना, ऐसे लोग ज़्यादा अगर अच्छा कर सकते हैं उस क्लब के लिए तो उनको करना चाहिए। उसका रिजल्ट है, हम हर साल 2 से 3 4 टूर्नामेंट जीतते थे। पिछले साल माँ कनकेश्वरी क्लब कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीता। हर साल हमारे 5 7 8 खिलाड़ी MPCA में, MP टीमों में रहते थे, डिवीजन वो है ही नहीं। तो समझ में आ गया कि आपने कैसा आप चलाएंगे। लेकिन मेरे को फिर भी उनसे बुरा ही नहीं है, क्या मतलब है, मैं अपने जीवन में मस्त हूँ क्या। और मेरे पास आज भी जो, मैं भले ही वो क्लब छोड़ के आ गया हूँ, लेकिन वहाँ के बच्चे और जो आज भी वहाँ हैं वो मेरे से मिलने आते हैं, चाहे लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, वो सब आज भी मेरे से मिलने आते हैं, उनके पेरेंट्स मेरे से मिलते हैं। तो मैंने जो बोया है उतना मेरे को मिल रहा है। उनके पास मैंने कुछ, वो कभी भी उस क्लब में जो प्यार मेरे को मिला वो कभी पा ही नहीं पाएंगे। ये तो सही है सर। 25 क्योंकि साल वो से अपने बच्चों ने हाथों से जो बनाई है। मेरे से आज भी उनका लगाव है, फ़ोन लगाते हैं, कोई भी त्यौहार आए वार आए, कभी 8 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे मेरे घर पे मिलने मेरे से आते हैं। मैं नारायण कितना दूर रहता हूँ यहाँ से, इतनी दूर उनके पेरेंट्स मिलते हैं मेरे से, वार त्यौहार सब। तो एक कोच को क्या चाहिए, नाम चाहिए था मुझे, है ना, जो तो सर बनाया और वो मिला मुझे, है ना। जो भी मैं हूँ तो क्रिकेट में, नहीं तो मैं क्या था, भिंड मुरैना से आया, मेरे मामा जी इंदौर लाए। और जो लोग बोलते हैं कि इनके पास कुछ नहीं था, जी। तो उनके पास कुछ नहीं था। उनके पास कुछ नहीं था और मेरे पास तो बहुत कुछ था। मेरे जब उनके पास नंदानगर में एक मकान था ना, उस टाइम मेरे नाना जी और इनके पास 4 4 5 5 मकान थे, जी। है ना। और उनके हिसाब से इंदौर के मील चलते थे। मैं वैसे परिवार से आता हूँ। हाँ, ये सही था कि बीच में हमारा टाइम ख़राब आया था, क्योंकि हमारे गांव में कुछ ऐसी केसेस हो गए थे, जैसे आपसी झगड़े, मर्डर, इस टाइप के। तो मेरे घर के लोग जेल में थे, तो उस टाइम उस कारण से मेरे मामा जी मुझे इंदौर पढ़ाने लाए। तो वो समय मैं मान सकता हूँ कि बीच का हमारा 8-10 साल का खराब रहा। लेकिन कोई ये बोल दे कि हमारे पास कुछ था ही नहीं, अरे हम जाति से ठाकुर हैं और हमारे पास क्या नहीं था, हैं? हम नाचने गाने वाले थोड़ी थे, हम नाचने गाने वाले थोड़ी थे। सही बात है। ना 10वीं फेल हूँ मैं क्या। तो कुछ लोग रहते हैं जो विघन संतोषी रहते हैं, वैसे लोग थे और हैं। समय उनका इलाज करेगा, ईश्वर सबका इलाज करता है, उनका इलाज भी आप होते हुए देखोगे जी। और जो उन्होंने किया है ना, वो उनके परिवारों को भोगना है जीवन में। मैं तो आने कुछ वाली नहीं पीढ़ी करूँगा, को लेकिन भोगना है। ईश्वर है और आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे देखूंगा, और अगर वो गलत हैं तो वो देखेंगे।
और मेरे घर में तो क्या है, हम तो वैसे भी सेवाभावी लोग हैं। मेरे घर में आज भी मेरे भाई भतीजे सब मिलिट्री में हैं। आज भी देश की सेवा आज की देश की सेवा कर रहे थे। मैं अटल परिसर पे सेवा कर रहा था। और अगर चलो नहीं भी होता किसी के पास में, और जो आदमी बनाता है, ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने दम पे चीज़ें की हैं, तो वो गलत कहाँ होता है? सर मेहनत चोरी करने थोड़ी गया मैं कि तुम्हारे आंखों में या तुमसे भीख मांगी हो। और भिखारियों से क्या भीख मांगेगा आदमी? सही बात है। हैं? जिनके पास खुद देने को नहीं है वो क्या देंगे किसी को? और अगर देने को होता तो 20 साल में कुछ मदद करते। अगर एक स्कोर बोर्ड दे देने से, एक टूटी फूटी ट्राली दे देने से पूरा क्लब चल जाता है क्या 20 साल? नहीं सर, बहुत मुश्किल होती है क्लब चलाना। हाँ, मुश्किल उनसे पूछो जिन्होंने मदद की है। मुन्ना लाल जी यादव है ना, प्रेम मिश्रा जी, और वो राजन तिवारी जी मर गए बेचारों ने जब ये क्लब खड़ा हुआ। सर रामनाथ यादव, ये हमारे 78 में ही भरत देशमुख, ठानगे जी, तूफान सिंह जी, ये इन लोगों की मेहनत से खड़ा हुआ। तूफान सिंह जी तो मेरे को बोलते थे कि ये आ गया डॉन, अब ये मेरे से कुछ ना कुछ चीज़ मांगेगा, जेसीबी मांगेगा, मिट्टी मांगेगा, कुछ ना कुछ लेगा ही। बोलेगा बोरिंग बंद हो गया तो मेरे को देख के ही बोलते थे क्या। तो ऐसे लोगों ने मेरी मदद करी और मुझे खुशी है आज भी वो क्लब चल रहा है और अच्छे तरीके से चल रहा है। सर जब आपने क्लब छोड़ा तो मुन्ना लाल यादव जी से बात हुई थी आपकी कि इस बारे में कितनी चर्चाएं हुई? तो क्योंकि एक देखा जाए तो मुन्ना लाल यादव जी भी वहाँ से आते हैं जहाँ आपके ऊपर ब्लेम लगा, उन्हीं उस कमेटी मेंबर्स में ही आते हैं, ये बोल सकते हैं। देखो मुन्ना लाल जी यादव जी जो है ना, उनको लोग पहलवान बोलते हैं जी, है ना। वो मैं चाहता ही नहीं था कि वो मेरे कारण उनका कोई विवाद हो। मैं बोलता और भैया बात करते, ये बात 100% श्योर थी। लेकिन क्या करता हमारे के, हाँ, जहाँ कोई समझ ही नहीं रहा है हमारे के भी क्या नहीं, फायदा। जहाँ आपकी इज्जत ही खराब हो गई हो, जहाँ आप चोर डिक्लेयर हो गए हो, चरित्रहीन डिक्लेयर हो गए हो क्या, और पैसे खाऊ डिक्लेयर हो गए हो, और उस जगह आप कैसे रहोगे? आपने कभी अपनी सफाई में भी कुछ नहीं रखा? मेरे लिए बोला, मेरे लिए उस टाइम में भी बोलने में जीतू यादव जी बोले कि नहीं यार, उसको अगर ऐसा कुछ है तो अपन उसको दूसरे तरीके से भी वहाँ रख सकते हैं। अंकित यादव ने भी, मुझे जितना मालूम पड़ा कि जो मुन्ना भैया के बेटे, उनने ही बात की। हमारे जो हम ये सब हमारे यहाँ से क्रिकेट खेले हैं, अंकित यादव क्रिकेट खेले हैं, बलजीत जो अभी भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में वो है, वो भी बलजीत सिंह चौहान, वो भी खेले हैं। सब लोगों से बात हुई मेरी तो, लेकिन वो सब मदद करने के लिए जहाँ पर नया क्लब खोल लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। क्या क्या करना है खोल के अब। और जो लोगों से आज भी क्रिकेट में जिनको मेरे से मदद चाहिए वो मेरे पास आते हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ। तो इसलिए क्रिकेट छोड़ने से मुझे कोई तकलीफ ही नहीं हुई। मुझे कभी शुरू के 5-6 महीने थोड़ा सा ऑड लगा, और मैं तो 1-2 साल पहले से सोच रहा था कि बस इसको अब कोई नए हाथों में देना है क्लब। मेरी बस में ये इच्छा थी कि जो लड़के वहाँ से क्रिकेट खेलें उनके हाथों में दें। जी, वहाँ से बहुत सारे लड़के क्रिकेट खेलें जो अच्छा कोचिंग भी कर लेते हैं, आज दूसरे क्लबों में कोचिंग कर रहे हैं। तो मैं चाहता था कि उनको दें, और मैंने सबको बोला भी था कि ये क्लब जीतू तोमर का नहीं है, ना किसी का क्लब नहीं है, ये तुम सबका क्लब है और इसको सब तुम लोगों को देखना है। हम हमेशा ये बात करते थे और सब लोग मदद भी करते थे, सब एक साथ रहते थे, एकदम घर जैसा माहौल था। तो आपने कभी चाहा नहीं कि आप सफाई दो कि मैं इस जगह गलत नहीं हूँ? इतने जो बच्चे थे उनमें आपका बहुत मान सम्मान था, जैसे कि अपनी बीच में बात भी हुई थी कि आप बहुत मान सम्मान करते थे वो सभी। तो आपने कभी चाहा नहीं कि आप उनको बताओ कि मैं इस जगह पे गलत हूँ नहीं, या आप अपने माइंड में ये चीज़ मत रखना कि कभी ऐसा मेरे साथ या मैंने किया है? क्या होता है कि 25 साल आपने जिस फील्ड में काम किया हो जी, तो आप क्या उनकी नज़रों में हीरो बनने के लिए वो काम कर रहे थे? क्या मैं क्रिकेट अध्यक्ष जी के लिए या फिर जो उपाध्यक्ष जी थे हमारे क्लब में उनके लिए क्रिकेट चला रहा था? नहीं सर।
उनकी नज़रों में हीरो बनना था क्या मेरे को? अगर उनकी नज़रों में हीरो बनना होता तो मैं राजनीति करता, सही है ना, है ना, जिंदाबाद मुर्दाबाद करता। मुझे उनसे कुछ चाहिए ही नहीं था जीवन में। ना मेरे को पार्षद का चुनाव लड़ना था, ना मेरे को बीजेपी में कोई पोस्ट चाहिए थी जी है ना किसी चीज़ का मेरे को उनसे फ़ायदा चाहिए ही नहीं था। तो जब चाहिए ही नहीं था तो मैं उनके सफाई भी क्यों दूँ? जी और जहाँ से मुझे चाहिए था क्रिकेट की फील्ड से, वहाँ से मेरे को मिला जितना मिलना था। जी इतने साल काम किया, इतने लोगों से प्रेम के संबंध रहे, इतनी आज भी रिस्पेक्ट करते हैं लोग, आज भी मेरे घर पे आते हैं, जी मेरे से मिलते जुलते हैं। तो जहाँ से जो मुझे समझते हैं वो मेरे साथ हैं आज भी, और जहाँ से मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो उनके पास वो दे भी क्या सकते हैं? क्या दे सकते हैं? मेरे पास अच्छी बड़ी खेती बाड़ी है, बात मेरी अभी सब है, और भाई हैं, सब है, सब चल जाता है, चल जाता है आराम से। और अभी मेरा अभी अच्छा चल भी रहा है। मेरे दोस्त लोग हैं जैसे राजू भदौरिया हैं, है ना, चिंटू चौकसे जी हैं, ये सब मेरी मदद कर रहे हैं जिस लेवल पे उनको करना चाहिए, है ना। मोहन सेंगर जी हैं, वो तो मेरी शुरू से ही मदद कर रहे हैं। मोहन भैया तो मैं जो ITI जब से छोड़ा, जब से लेके आज तक उन्होंने बहुत बार और हज़ारों बार मेरी मदद की। सर अपने बीच जो भी बात हुई है, अटल परिसर पे जब भी कोई विवाद हुआ हो या कुछ भी हुआ, शुरू में बहुत विवाद होते थे, अब तो कुछ भी तो गब्बू भैया, तो मैं जब भी फ़ोन लगाता था, मोहन भैया के भाई थे, वो आके बैठ जाते थे। और भाई साहब को तो मैं कभी किसी क्लब के प्रोग्राम में बुलाया ही नहीं कभी भी जी क्योंकि राजनीति और खेल अलग था, अलग अलग चीज़ है। तो मेरे उनसे पारिवारिक रिलेशन थे, तो मैं उनके साथ था, वो मेरी मदद करते थे उस रिलेशन से। उनको मेरे से कोई स्वार्थ ही नहीं था कि जीतू तोमर मेरा झंडा उठाए, कि मोहन सेंगर जिंदाबाद, कि गब्बू सेंगर जिंदाबाद ये करे, या राजू भदौरिया जिंदाबाद। उनको मेरे से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन वो मेरी मदद करते थे। और बाकी के पास में जाता ही नहीं था। मुझे मेरी जब इतने ये मेरे यही लोग इतनी मदद करते थे, दूसरों के पास जाने की ज़रूरत क्या थी मेरे को? आप तो कुछ दिन रह के देखना मुन्ना लाल जी यादव और इनके साथ में, आपको मालूम पड़ेगा कैसे लोग हैं और क्या है। उनके बच्चों के साथ रहना कभी, गोलू यादव और ये, तो मेरा दिन भर का उठना बैठना साथ में, अभी भी मिलते हैं हम उनसे। तो क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं, सब आते जाते रहते हैं। अब आपसे, जैसे आप मेरे क्लब से खेले हो जी, तो आज आपके साथ भी हैं, तो एक अच्छा रिलेशन है, हेल्दी रिलेशन है। नहीं खेले होते तो आप कहाँ मेरे को जानते हैं, मैं कहाँ आपको जानता। जो रिश्ता बनाओ क्लब से ही बना है। हाँ, आज इतने सारे लोग हैं क्लब के, वो भी आज मेरे साथी हैं। इतने सारे न्यूज़पेपरों में वो हैं, वो कभी ना कभी हमारे क्लब से क्रिकेट खेले हैं, है ना। तो वो क्या, वो इंडिया थोड़ी खेले हैं, लेकिन वो आज भी, उनको मैंने क्या दिया? कुछ भी नहीं दी, लेकिन आज भी वो मेरे साथ है ना। इतना बड़ा ग्रुप है, 20 साल में जो हमने इतने लोगों के साथ रहे, तो आज वो इतना बड़ा ग्रुप है, हमारा परिवार है, जिनके साथ हम आज भी बैठते उठते हैं, मस्ती करते हैं, सब खेलते हैं। मैं बोलता हूँ यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाते हैं, वो बुलाते हैं, मैं चला जाता हूँ। और क्या चाहिए आपको? जी, अरे क्रिकेट चला के भी यही मिल रहा था, क्रिकेट छोड़ के भी यही मिल रहा है जी। और क्रिकेट कहाँ छोड़ा है, मैं तो अभी भी कोचिंग करता ही हूँ। कोई भी बच्चा आ जाता है तो जो कर ही देता हूँ मैं, तो चलो भैया कहाँ खेलना खेल लेंगे। और बहुत सारे लोग हैं अभी जो मदद करते हैं मेरी यार। सर मैं ये चाहता हूँ कि जो भी अपने बीच में बात हुई है कि लोगों तक पहुँचे और सुने, क्योंकि सर जहाँ गलत इंसान नहीं है ना, तो लोगों तक ये बात पता होनी चाहिए कि वाकई वो व्यक्ति गलत नहीं था, वाकई उसने मेहनत की है। तो मैं तो चाहूँगा कि सर ये लोगों तक बात जाए और पता भी चले कि आपको जो दिखाया गया है वैसे आप थे नहीं। देखो क्या होता है कि मेरे को किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है जी। आदमी को लोगों से सहानुभूति या अच्छा क्रेडिट की आशा कब रहती है? जब उसको कुछ उनसे चाहिए हो, या फिर मेरे को किसी से कुछ चाहिए भी नहीं जी। और जिसने जो मेरी छवि जैसी बना दी वैसी बनी रहे, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे अच्छी नींद आती है, मैं अच्छे से सोता हूँ, अच्छे से खाता हूँ, मेरे परिवार के साथ रहता हूँ, मेरे दोस्तों के साथ रहता हूँ, सेटिस्फेक्शन है मेरे को। मैंने कभी, मुझे मालूम है मैंने गलत नहीं किया। जिसके साथ जो भी रिलेशन है मेरा, वो मुझे मालूम है
तो मैं आराम से रहता हूँ। अब दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लोग ने तो राम को भी गलत बताया, कृष्ण को भी गलत बताया, इतने बहुत सारे भगवान आए सब, तो मैं तो भगवान भी नहीं हूँ, मैं साधारण सा इंसान हूँ। तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है। जो बोल रहा है बोलने दो, अच्छा है। पब्लिक कम से कम फ्री की प्रचार तो कर रहा है। मेरे जैसे छोटे आदमी को नहीं तो कौन जानता। सही बात है। अब प्रचार कर रहा है ना फ्री फोकट में। कोई अगर ये बोल रहा है जीतू तोमर चोर है, तो जब तक वो आदमी तो पहचान रहा है ना मेरे को, जीतू तोमर कोई है। और बड़े लोग बोल रहे हैं मेरे बारे में जिनकी मार्केट में वैल्यू है जी क्या, तो वो तो मेरा प्रचार ही कर रहे हैं ना। वो आदमी जिस दिन आज उसने मेरे को चोर बोला, वो जब तक मुझसे नहीं मिला है, जब तक मैं चोर हूँ। वो जिस दिन मेरे साथ मिल लेगा, मेरे साथ रह लेगा, तो समझ जाएगा कि मैं चोर नहीं हूँ जी, है ना। तो वो तो अच्छा मेरा प्रचार कर रहे हैं। मैं तो जब मेरे को कोई आगे बताता कि वो आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, तो मेरे को खुशी होती है कि मैं आज भी उनके अंदर जिंदा हूँ। क्या मेरे बारे में बात करते हैं क्या। अरे मैं जीवन भर नहीं उनके बीच में मरने वाला, वो जीवन भर मेरी बातें करते रहेंगे जी, है ना। तो मुझे और क्या चाहिए, प्रचार हो ही रहा है जी, कि अपने आप बिना करे पहले करके इतना नाम नहीं हुआ जितना बिना करे हो रहा है। अभी रोज़ सुबह शाम कोई आके बोलता है वो आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, वो नेताजी ऐसा बोल रहे थे, वो ऐसा बोल रहे थे, वो भैया वो कोच साहब ऐसा बोल रहे थे। जी, तो प्रचार तो चल ही रहा है ना। और वो उनके साथ हैं तो उनको भी मालूम है कि जीतू तोमर ने कितनी बार ग्राउंड पे। जीतू तोमर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय दिया और लोगों तक ये बात जाएगी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइएगा, आगे भी अपने बातचीत चलेगी, आगे भी हम इस एपिसोड को कंटिन्यू रखेंगे, आगे भी इस बारे में चर्चा करेंगे। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे आप ये चैनल चला रहे हैं और जो भी हो रहा है, तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स के लिए लोगों को एजुकेट कीजिए। बिल्कुल, है ना। तो क्रिकेट में, और हम बहुत जल्दी एक रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं क्रिकेट का जी, क्रिकेट एक संस्था बना रहे हैं जिसमें जितने भी खिलाड़ी हैं जी, किसी भी खेल का, उनकी मदद के लिए। और उनके साथ में जैसा कि आप बोलते हैं कि राजनीति होती है और ये होता है, उन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि उनके लिए हमारी संस्था भविष्य में उनके लिए लड़ेगी या उनकी सुविधाओं की व्यवस्था करेगी जी, और उसके बारे में भी मैं आपको कभी जब अगली बार मिलेंगे तो मैं आपको अपने चैनल पे बताऊंगा। और कुछ कोचिंग वो ऑनलाइन और उसके माध्यम से चालू करेंगे, उसके वीडियो वगैरह वो भी हम बिल्कुल भविष्य में आपके चैनल के माध्यम से कीजिएगा, करना चाहेंगे। तो आप बताएं जिससे कि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। हाँ, जिससे क्रिकेट में लोगों को फ़ायदा पहुँचे कि उसको किस बच्चे को क्रिकेट खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है, कहाँ क्रिकेट खिलाना है, कैसे कोच होना चाहिए, कैसा माहौल होना चाहिए क्रिकेट का, इन सब चीज़ों के ऊपर अपन डिटेल में वो बनाएंगे। जी सर। और उसको लोगों के बीच में प्रसारित करेंगे, और तो उससे स्पोर्ट्स में थोड़ा सा अवेयरनेस आएगा। जी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ बिल्कुल, कि जो भी सर रिक्वेस्ट क्या हम जो करेंगे उसमें आप हमारी मदद कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं आपसे मिलता ही रहूँगा। बिल्कुल सर, मिलेंगे अपन, आगे भी इस बारे में चर्चा करेंगे और आगे भी सर कंटिन्यू रहिएगा। थैंक यू।